चला खेलो। हेलो तुम कहाँ हो, हेलो मैं कहाँ हूँ। हाय। माहौल चल रहा है को ना। तुम कहाँ मैं यहाँ। आओ मिलके लोगों की जिंदगियां बदल दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? कहाँ पहुंच गए थे भैया? ठीक है भाई। होली आज कहाँ है? आज कौन सी होली है? हैं? कल होली ना। पता नहीं, ये नहीं बदलता तुम्हें। इसे समझते कैसे हो? समझ लेते हो, थर्मल में समझ लेते हो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चल चलो कर लो कर लो। चलो स्टार्ट करें। ब्याज कैसे कहाँ तक पहुंच गए थे? आखिरी में एक सवाल लगवाया था आपको मैंने। यस। अभी तक आपने अगर ये प्रोफाइल नहीं फॉलो किया, तबाही का प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए। फटाफट, है ना। और हम लोग आज शुरू करें, आगे बढ़े। वर्कडन चल रहा था, साइक्लिक प्रोसेस। यस बिल्कुल। फ्री एक्सपेंशन का एक लास्ट सवाल लगवाया था, वहां तक सबको समझ में आ गया था। नहीं कल छुट्टी नहीं, कल 9:30 से 11 क्लास होगी, उसके बाद छुट्टी है। फिर तुम अपना दिन भर मजे लो, हम भी लेंगे, है ना। ठीक है। तो 9:30 से 11 पढ़ लेना, उसमें क्या हो गया। इसको फॉलो कर लीजिए एकदम जो ताबड़तोड़, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है। ये तबाही वाली स्लाइड है। चलिए स्लाइड नंबर 1। क्लास एकदम स्टार्ट। और सभी लोग एक बार अंगूठा दिखाएंगे और चैट हो रही बंद। क्लास करो। ऐसा क्या कोरोना में होली खेलोगे तुम? थोड़ी बहुत खेल लेना, ज्यादा ना करना। वर्चुअल होली, ऑनलाइन होली खेल लेना तुम। कोरोना में ज्यादा करोगे तो मतलब लेट जाओ, पता लगा। कह रहे वो रंग लगाने आई थी, कोरोना दे गई। कोरोना का कोई रंग नहीं होता है। आओ समझे। तो भैया बच के रहो। ठीक, सैनिटाइजर लगा देना एक दूसरे को। आओ लगा, आओ लगाए सवाल। चलिए एक और सवाल दे रहा हूं मैं आपको। पिछली क्लास में मैंने आपको एक सवाल दिया था फ्री एक्सपेंशन वाला, वहां तक बात सबको समझ में मेरे ख्याल से आ गई। आज मैं एक और सवाल से शुरू कर रहा हूँ, फटाफट पढ़िए। when one mole of, अच्छा अगर गैस वहां पे लिखा जाए तो आइडियली मान के चलेंगे ना। आप हर सवाल में आइडियल मान के चलते हैं। एक्सपेंस फ्रॉम 1 liter to 5 liter against a constant atmospheric pressure. Calculate work. शुरू करो। 4 ऑप्शन। लगाइए फटाफट जल्दी से। पोल शुरू हो रहा है 20 सेकंड के अंदर, जल्दी से लगाई चलो। लगाते जाएंगे, उठा दिखाते जाइए जिसका होता जा रहा है। पोल स्टार्ट। चलो 4 ऑप्शन का पोल है।
चलिए देखिए, इस बार क्या है कि जो बाहरी दबाव है 63%, 63% लोगों से हुआ। मोहम्मद कैफ, सिद्धांत झा, डरावनी आत्मा 3 नंबर पे डरावनी आत्मा है, चौथे नंबर पे कठिन कठिन नाम। अब देखिए ध्यान से, डरावनी आत्मा, भाई साहब नाम देखो, तभी तुम लोग ब्लॉक किए जाते इधर से जाते तो। मैं तो यार बहुत, है ना, पेशेंस वाला आदमी हूं, मैं तो नहीं करता, लेकिन तुम लोग ब्लॉक जरूर होते हो इधर से जाकर के, नहीं? दिन में कितने 4 बार ब्लॉक किया गया मुझे, अधिकतम बार मेरा 4 है स्कोर। अब देखिए, तो पी एक्सटर्नल को 1 एटीएम मानेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो पी एक्सटर्नल को कितना मानेंगे, 1 एटीएम, ठीक है, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम। तो ये क्वेश्चन बना दिया तो अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिएगा, छोड़ के मत आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बताइए एक्सपेंशन हुआ है क्या? यस, 1 लीटर ये V1 हो गया, और ये 5 लीटर ये V2 हो गया, तो V1 से V2 गया, यानी कि एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन में तो बताइए वर्क डन बाय द सिस्टम लिखेंगे, और वर्क डन बाय द सिस्टम लिखते ही बाहरी दबाव अगर 0 नहीं है, फ्री एक्सपेंशन नहीं हुआ है, तो ये 0 वाला गलत हो गया। और बाय द सिस्टम देखते ही, हेलो 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 हेलो, बाय द सिस्टम देखते ही पॉजिटिव वाले गलत हो गए, तो एक ही बचा है, वो हो गया सही। ये मेरे ख्याल से यहां बैठे कुछ ही लोगों ने किया होगा। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने किया था और कितने लोगों ने नहीं किया था, यस नो लिखो जरा। हाँ, अब सब यस बोलेंगे, और सही 63% का ही हुआ है। मजे की बात देखिए, बोल सब यस रहे मैक्सिमम लोग, और 63% लोग का सही हुआ है। समझ रहे हैं? यही समस्या है देश में, यही समस्या है। एक बार मतलब मान लीजिए कोई सरकार बन गई, कहेंगे हमने तुम्हें वोट दिया था, कहे जो जीता मैंने उसको वोट दिया था। आई, तो ये है समस्या देश में, सच नहीं बोलना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं। देखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव आंसर होगा, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जे कहता है सबसे पहले साइन कन्वेंशन पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है और कंसेप्ट आपके क्लियर है कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है क्या नहीं होता, तो आप मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके भी काफी सारे सवाल निपटा सकते हैं। ये आपको पहली बात सीखनी चाहिए, नंबर 1। अगर बात उससे नहीं बने, कभी ऐसे ऑप्शन आ जाए जो बात नहीं बने, तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, वो भी सिखा ही रहा हूं मैं। तो मतलब हर हथियार आपके पास होना चाहिए, सही समय पे सही चीज का इस्तेमाल जो व्यक्ति करता है वही वर्चस्व पे होता है। समझ पा रहे हैं? सिर्फ व्यक्ति का सही होना जरूरी नहीं होता है। 5 लीटर और ये 1 लीटर, सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 4 लीटर एटीएम, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर है, तो अंगूठा दिखा दीजिए फटाफट, नेक्स्ट पे चले। हेलो, अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, चले नेक्स्ट पे भी, भावुक हो जाता है। स्लाइड नंबर 2। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लगाइए फटाफट। वर्क डन आप पढ़ चुके कंसेप्ट वगैरह, फाइंड आउट द वर्क डन। इसमें वेरिएशन मिलेगा आपको हर सवाल में। When 18 ml of water is getting vaporized at 373 Kelvin in open vessel, assume the ideal behavior of water vapor। चलिए भाई, स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल लगाना शुरू करो। 4 ऑप्शन, पहला 0, -40.62, -30.62, -20.62 लीटर एटीएम। लगाइए फटाफट, जिसका होता जाए पोल लिखते जाइए, जिसको टाइम चाहिए टी लिखते जाइए। 20 सेकंड में पोल स्टार्ट हो रहा है, चैट एनेबल फटाफट।
जो टी लिखते जाए वो बार बार टी ना लिखें, मतलब टी लिखने के बाद सवाल लगाएं। टाइम मांगने का मतलब ये थोड़ी टाइम बर्बाद करोगे। चलो शुरू करें। करो करो करो, जल्दी से करो। चलिए भाई, इतना टाइम काफी, इतने में हो जाना चाहिए। पोल शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट। %25 लोग का सही हो रहा है भैया। जमानत जब्त होगी मतलब। चलिए देखिए, सवाल पढ़िए एक बार जरा। फाइंड आउट द वर्क डन व्हेन 18 ml of water is getting vaporized at 373 Kelvin in open vessel. Assume the ideal behavior of water vapor. सवाल को जरा समझिए ध्यान से। 26% लोग का सही हुआ। मोहम्मद कैफ, कठिन नाम, अमोल निखरे, डरावनी आत्मा तुल चौधरी, निहार कदास, बेबी फिश, सिमरन साहू, सहिष्ठा विवेक। आइए समझे। देखिए, वर्क डन निकालना, आपको 18 ml आपने वाटर लिया है, उसको वेपराइज किया 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ओपन वेसल में, यानी कि अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। और अगर आपको कुछ नहीं दिया तो आप उसे 1 atm मानेंगे, बराबर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कंटेनर लिया मैंने और इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर भर दिया। अब इसको जब आप हीट करेंगे, कितना वाटर भरा है पढ़ लीजिए, 18 ml। यहाँ पे 18 ml लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है, H2O लिक्विड, ठीक है। इसको आपने हीट सप्लाई की होगी और हीट सप्लाई करके टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे चर्चा हो रही है, चेक करिए। क्या पानी की नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे चर्चा हो रही है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन। और कुछ नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, देखिए ओपन एटमॉस्फेयर में आपने ऐसा किया है तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो 1 atm, तो पी एक्सटर्नल लग रहा है 1 atm। इसके अगेंस्ट आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब सवाल उठता है वर्क डन होगा क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसकी वेपर्स बनना शुरू होंगी। जब इसको हीट करेंगे तो इसकी वेपर्स बनेंगी, जो वेपर्स बनेंगी तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे वेपर्स बनना शुरू होंगी, फिर ये वेपर्स जो होंगी वो पूरी जगह इधर उधर फैल जाएंगे ऐसे, बराबर। तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। तो आप पाएंगे कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, उसको रोकने वाला कौन है? पी एक्सटर्नल 1 atm, यानी कि इसके अगेंस्ट इसने एक्सपेंशन किया, तो वर्क डन निकाल सकते हैं। बाहरी प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, V2 माइनस V1। अब सवाल उठता है कि V2 क्या होगा और V1 क्या होगा। V1 तो आपको क्लियर है 18 ml। सवाल है V2 क्या होगा। जब ये एक्सपेंड हो चुका होगा तो वॉल्यूम बदल के क्या हो गया होगा, वो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुद्दा समझ पा रहे हैं क्या है? मुद्दा मेनली ये है कि बाहर जब वो एक्सपेंड होकर के यहाँ पे वेपर बनाएगा तो वेपर का वॉल्यूम फाइनली V2 कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे वो वेपर फॉर्म में आएगा तो क्या उस पर PV इक्वल टू एनआरटी आप लगा सकते हैं? यस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अज्यूम द आइडियल बिहेवियर ऑफ वाटर वेपर। जब PV इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे तो V इक्वल टू एनआरटी बाई पी हो जाएगा, बराबर। वहां से आप निकाल सकते हैं क्या, V2 की वैल्यू। समझ में आया कैसे? तो V2 कैलकुलेट करना ही मेन मुद्दा है इस सवाल में। चलिए स्टार्ट करें आगे कैलकुलेशन। 18 ml आपको दिया है तो सबसे पहला काम, वाटर की डेंसिटी कितनी? लिक्विड स्टेट में आप 1 ग्राम पर ml लेंगे और 18 ml कर दिया तो इसका मतलब 18 ग्राम लिख सकते हैं। फिर इसको 18 ग्राम वाटर, क्यों? 1 ग्राम पर ml डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में। तो बताइए जब ये हीट करेंगे तो जो वेपर बनेगी तो मास कंजर्वेशन लगेगा। ये पूरा का पूरा लिक्विड अगर आपने वेपराइज कर दिया तो ऊपर जो वेपर बनेगी बताओ कितने ग्राम बनेगी? 18 ग्राम। यहाँ पे 18 ग्राम लिक्विड था तो हीट करने के बाद जो वेपर बनेगी क्या वो भी 18 ग्राम बनेगी? यस। तो बताइए यहाँ पे जो वेपर आपको मिली है ना, यहाँ पे जो वेपर आपको मिली वो वेपर कितनी बनेगी? तो आप कहेंगे वेपर जो बनेगी H2O वेपर वो भी 18 ग्राम बनेगी। ये कंसेप्ट देखिए, ये सब मोल कंसेप्ट की बातें हैं। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो ये सब मोल कंसेप्ट की बातें हैं। तो ये सब आपको आना चाहिए तभी आप थर्मो समझ पाएंगे। देखिए पुराना ज्ञान होना चाहिए साथ में, तभी मामला बनेगा। अब मुद्दा है कि V2 निकाल लिया जाए। V2 निकालने के लिए देखिए वेपर फॉर्म में आपको इसके मोल निकालने पड़ेंगे। तो बताइए वेपर फॉर्म में क्या 1 मोल होगा इसके? चेक करिए, 1 मोल H2 वेपर बनी यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 18 ग्राम वाटर वेपर बन रही है, इसका मतलब 1 मोल बन रहा है। 1 मोल बन रहा है तो PV इक्वल टू एनआरटी लगाना शुरू करें। स्लाइड नंबर 3 पे आइए। जब मैं PV इक्वल टू एनआरटी लगाऊंगा तो सवाल उठता है किस पे लगाऊंगा? तो आप कहेंगे वाटर वेपर पे लगाएंगे, है ना। H2O वेपर पे लगा रहे हैं मेरे दोस्त, गैसियस पे, है ना। लिक्विड पे ना लगा देना, कुछ लोग तो लिक्विड पे भी लगा देते हैं, सो कॉल्ड डायरेक्टर। तो कई लोग पाए गए लिक्विड पे लगाते हुए। ऐसे अगर कोई करता है तो अपराध के बराबर है ना। कंसेप्ट की हत्या है। एनआरटी बाई पी लगाइए। यहाँ पे आप V2 निकालेंगे। जब आप V2 निकालेंगे तो N क्या लगाएंगे? N लगाएंगे आप 1 मोल। चेक करिए, N लगाएंगे कितना? 1 मोल। वो आपको यहां से समझ में आया
कि 18 ग्राम पानी वेपराइज होगा तो 18 ग्राम यहाँ पे ऊपर वेपर फॉर्म में बनेगा। एन लगाइए 1 मोल। अब सवाल उठता है आर क्या लगाएंगे, तो आर लगाएंगे 0.0821, है ना, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 373 केल्विन, सारा कुछ जिस पे चल रहा है, और डिवाइडेड बाय प्रेशर। प्रेशर कितना लगाओगे 1 एटीएम, उसी के अगेंस्ट चल रहा है। अच्छा फाइनली प्रेशर 1 एटीएम क्यों लगाएंगे, जरा इस पे चर्चा करिए। जब ये लिक्विड जो आपने लिया हुआ है जब ये एक्सपेंड करेगा और यहाँ पे वेपर फॉर्म में आएगा, तो अंत तक जब तक वो वेपर फॉर्म में आएगा कितना एक्सपेंड करेगा, वो तब तक एक्सपेंड करता रहेगा जब तक उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। कंसेप्ट देखिए जरा, पहले लिक्विड फॉर्म में था, आपने उसको हीट किया तो उसने वेपर बनाया, वो वेपर कब तक एक्सपेंड करेगी, जब तक उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का प्रेशर गेन कर लेगा तो वहां तक एक्सपेंशन होगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। ऐसा थोड़ी कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जब 1 एटीएम गेन कर लेगा तो वहां पे रुक जाएगा, उतना वॉल्यूम वो गेन कर लेगा। पॉइंट समझ में आया? यहां पे 1 एटीएम क्यों लगाए ये समझा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 30.62 चेक करिए लीटर में आंसर आ रहा है। अब बताइए वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन एक्सपेंशन है बाय द सिस्टम, तो आप लगाएंगे माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। V2 की वैल्यू आपके सामने, V1 आपको पता ही है, पी एक्सटर्नल कितना लगाएंगे 1 एटीएम, V2 की वैल्यू लगाते हैं 30.62। पहले वॉल्यूम कितना था चेक करो 18 ml। अब देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, पहले वॉल्यूम कितना था 18 ml। 18 ml कौन है, ये V1 है, चेक करिए ये V1 है, और V2 आपने निकाला, तो जरा देखिए ध्यान से, V1 18 ml है लिक्विड स्टेट में, और V2 कितना हो गया, V2 हो गया 30.62 लीटर। क्या दोनों में बहुत बड़ा गैप है, देखिए 30 लीटर के आसपास, एक 18 ml है। 30 लीटर का मतलब समझ रहे हैं 30,000 ml, ये 30,000 ml है और ऊपर वाला 18 ml है, तो क्या ये जो 18 ml है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है? इस बार इसको जैसे आप नेग्लेक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन लगा करके आप आंसर ही खत्म कर देंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करना था। दिमाग को थोड़ा जोर डालिए, इसीलिए मैंने कहा ना हर सवाल में आपको वेरिएशन मिलेगा, आई डोंट लाइक रिपीटिशन। चेक करिए भाई, पी एक्सटर्नल 1 एटीएम में V2 की वैल्यू आपने 30.62 लगाई, V1 यहाँ पे नेग्लेक्ट हो चुका है। अगर 30,000 ml दिया है उसके सामने 18 ml आएगा तो नेग्लेक्ट तो करेंगे ना। ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया, आंसर आ चुका है, चेक कर लीजिए, अप्रॉक्स माइनस 30.62। बात समझ में आ गई तो मोटा दिखाई फटाफट। कंसेप्ट की क्लैरिटी देखिए आपने, नया सवाल नए वेरिएशन के साथ, इस सवाल में एक नया वेरिएशन था, पिछले वाले में भी नया वेरिएशन था, चेक करिए हर सवाल में आपको नई बात मिलेगी। पिछले वाले में हम लोगों ने क्या सीखा था, एक सिंपल कंसेप्ट की भाई कैसे वर्क डन निकाल सकते हैं। उसके पिछले वाले में क्या सीखा था, फ्री एक्सपेंशन, जो पिछली क्लास में हुआ था। अभी क्या सीख रहे हैं कि लिक्विड स्टेट जब वेपर में कन्वर्ट होती तो कैसे वर्क डन निकाला जाता है। क्लियर है? अब देखिए घटना स्थल में वहां सवाल आता है तो इतना नहीं करना होता, ठीक है, वहां पे वहां के लिए तो आप फटाफट निपटाइए। ये तो कंसेप्ट की क्लैरिटी के हो गया कि भाई ठीक है हमें समझ में आती बात। अच्छा कोई पूछे आपसे कि बताओ यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे लगा दिया इसके ऊपर, है ना, ये किसके ऊपर लगाया, तो क्या बताओगे, कहोगे ये लगाया हुआ है हमने किसके ऊपर, बताओ ये जो आपने कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है पीवी इक्वल टू एनआरटी किसके ऊपर लगाया है, तो आप कहेंगे ये मैंने H2O वेपर के ऊपर लगाया है। बताइए उसको एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, आइडियल गैस कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए, एज्यूम आइडियल बिहेवियर ऑफ H2O वेपर, राइट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। अब मुद्दा उठता है वहां पेपर में आएगा तो क्या आप इतना करेंगे, वहां बैठ कर इतना समझाएंगे तो फॉर्म आ जाएगा अगले 2 साल का लगातार। वहां क्या करना है, वहां सुनिए जे क्या कहता है। जे ये कहता है मेरे दोस्त कि ज्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए और उसके बाद एक लाइन में सवाल खत्म होता है। आपने एक वेसल ली, कंसेप्ट से चलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खटाखट उड़ा देंगे, कंसेप्ट से चलेंगे लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे और चीजें समझते हुए। अगर आपने पढ़ाई लिखाई ढंग से की तो आप कहेंगे नीचे कितने एमएल भरा हुआ था भैया यहाँ 18 ml। 18 ml की जगह सीधे लिख लो 18 ग्राम, इतना कैलकुलेशन तो दिमाग में चल जाएगा ना। 18 ml की जगह कितना 18 ग्राम, 18 ग्राम बताइए जो वेपराइज होगा तो कितना बनाएगा, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाएगा यहाँ पे तो 18 ग्राम ही वेपर बनेगी, मास कंजर्वेशन। और बताइए 18 ग्राम बनी तो इसका मतलब 1 मोल वेपर बनी, तो यहाँ पे जो वेपर बनी वो 1 मोल H2O वेपर बन रही है, यस। और बताइए जो वेपर बनेगी इसका क्या निकालेंगे, फाइनल वॉल्यूम V2, और वो V2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे V1 आपको दिया हुआ 18 ml, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। सीधे वर्क डन लिखिए, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, वैल्यू पुट करो ना सीधे, V2 की वैल्यू यहाँ लगाएंगे और माइनस V1 कर देंगे, खत्म हो जाएगा सवाल। अब सवाल उठता है कि V2 कितना लगाएंगे, तो V2 आप निकाल दो nRT बाई P, n कितना लगाएंगे 1, R कितना लगाएंगे 0.0821, T कितना लगाएंगे 373 अपॉन P कितना लगाएंगे 1 atm, फाइनली 1 atm हो जाएगा क्योंकि बाहर से रोकने वाला प्रेशर कितना है 1 atm। हेलो ठीक है भाई, इतना हो जाने के बाद बताइए इसके सामने अगर आप चेक करिए 300 के आसपास है मान लीजिए और ये 0.08 है, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करें
तो 300 में भी अगर आप 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2400, 2 डेसिमल लगाएंगे तो 24, तो ये 24 के बड़ा ही बनेगा ना, 24 से तो बड़ा ही बनेगा। तो ये 24 लीटर बन रहा है मान लीजिए, या 24 से बड़ा कुछ लीटर बन रहा है, तो ये V1 तो 18 ml लेके बैठा हुआ है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, गायब हो गया, यही गायब हो गया, लिखने की क्या जरूरत है, इसको यहीं पे नेगलेक्ट कर दो। ये आंसर है, चेक कर लीजिए कितनों को समझ में आ गई बात, थोड़ी अगर मौज आ रही तो। क्या सवाल 2 लाइन का ही था, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। सवाल मेरे दोस्त हमेशा ही 2 लाइन का होता है, मुद्दा है वो है किसके सामने, हमेशा से ये मुद्दा है, वो है किसके सामने। इसी सवाल को आप पैदल आदमी के सामने डाल दो, बहुत सम्मान करेगा, और इसी को आप मेरे सामने डाल दो तो सवाल मेरा सम्मान करेगा। सम्मान एक का ही हो सकता है, आप तय कर लीजिए किसका करवाना है। I like it. सम्मान एक का ही हो सकता है। चलो भाई, तो बहुत हुआ सम्मान, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कर लेंगे, यहां से आपको मिल जाएगा आंसर -30.62 लीटर एटीएम। चलिए भाई, अगला कंसेप्ट, फिर एक सवाल दे रहा हूं आपको, जितने ज्यादा वेरिएशन आप कवर कर लेंगे फिर आपका सवाल रुकेगा नहीं। अगला सवाल, 5 लीटर सिलेंडर, पढ़िए फटाफट। पिछला सबको समझ में आ गया भैया, अंगूठा दिखा दिया करो, ढंग का सवाल लगवा रहे हैं कंसेप्चुअल तुम्हें ये वाला, तो कभी तो मतलब सुस्ती दूर कर लो अपने जीवन की। बैठे हुए आराम से, चलते रहेंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, बस जिंदगी गुजर जाए मेरी। हाँ भाई, ऐसे नहीं चलता भैया, थोड़ा सा जोश दिखाइए जरा, मैं बहुत फास्ट लर्नर हूं सर। 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, लीजिए अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। जितना आप समझदारी दिखाएंगे उतनी ज्यादा मैं समझदारी की बातें करूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, आप तय करिए कि आप कितना ले पाएंगे। ड्यू टू, सवाल पढ़ना शुरू कर दीजिए। ड्यू टू सडन लीकेज, सवाल साथ साथ में लिखता जाता हूं तो पढ़ते जाया करिए आप, बाद में मत पढ़ा करिए, बाद में आराम टाइम ले रहे हैं, अभी पढ़ते जाइए। लिखने का मतलब है कि आप साथ साथ सवाल पढ़ रहे हैं, ये सोच के पढ़िए। थ्रू द होल देन all the gas escaped into atmosphere and cylinder got empty. If the atmospheric pressure is 1 atm, then calculate work done. शुरू करिए भाई, work done by the gas. ऑप्शन आपके सामने 4, स्टार्ट। आर की वैल्यू दे रखी थी सवाल में 0.083, तो जो दे रखी है वो इस्तेमाल कर लीजिए, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। चलिए भाई स्टार्ट करिए। 0.0821 लगाते हैं, 0.083 दे दी, ठीक है, तो जो दी है वो इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करिए फटाफट जल्दी से, जिसका होता जाए अंगूठा दिखाते जाइए। चलो भाई, रेडी, शुरू करें पोल। ओके, पोल स्टार्ट। डरावनी आत्मा, फोटो बहुत जबरदस्त लगा रखी है। डरावनी आत्मा डीपी देखो भाई साहब, गली के बच्चे डर के भाग जाए, ऐसी डीपी लगा रखी है, खतरनाक, मुंह से खून निकल रहा, बाल सफेद, गजब मामला है।
बहुत ही हैवी लर्नर हो तुम लोग। 74% लोग का सही हुआ है। कठिन नाम अमोल निखरे, डरावनी आत्मा। आइए समझे। अब मुद्दा ये है कि भाई साहब क्या करेंगे इसका, देखिए सवाल पढ़िए। 5 लीटर का सिलेंडर है, उसके अंदर 10 मोल ऑक्सीजन गैस बंद है, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पे आपने सडन लीकेज कर दिया, मतलब वहां से पिन होल कर दिया, सारी गैस वहां से एस्केप करके एटमॉस्फेयर में चली गई, सिलेंडर खाली हो गया। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर 180 में, तो आपको वर्क डन बताना है बाय द गैस। बाय द गैस देखते आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए तुरंत कि भाई साहब एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है तो आंसर नेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव वाले गलत जवाब तुरंत मिटा दिए जाएं। तो कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव उसने हटा दिया, अब बचे नेगेटिव नेगेटिव। ये आपको काम शुरू में कर लेना चाहिए। हो सकता है कई बार सिर्फ इतना काम करने से भी काम कभी कभी बन जाए। तो जब बन जाए तो बना लीजिएगा, क्योंकि कोई तो बना रहा होगा, तो क्यों ना वो आप हो। आइए समझते हैं सवाल। बाकी आपको कंसेप्ट वगैरह सब आना चाहिए, लेकिन ठीक है जब मौका मिले तो खेलिए जरूर। मतलब अब देखिए इसके अंदर एक गैस बंद है, और इसके अंदर जो गैस बंद है उसके अंदर कंटेनर कितना दिया है, सवाल पढ़ लीजिए। डेटा क्या क्या है। 5 लीटर वेसल है, 10 मोल ऑक्सीजन है, 27 डिग्री टेम्परेचर है। उठा लीजिए यहाँ पे। यानी कि ये वेसल 5 लीटर की थी, इसका वॉल्यूम 5 लीटर है। इसके अंदर भरी हुई है 10 मोल ऑक्सीजन, यानी कि एन की वैल्यू 10 मोल दी हुई है, और इसके अंदर O2 भरी हुई है, और जो टेम्परेचर दिया हुआ वो आपको दिया 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन। टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक पिन होल कर दिया। जब देखिए यहाँ पे आप होल करेंगे तो यहाँ से गैस एस्केप कर जाएगी, जब गैस एस्केप करेगी तो वो बाहर की तरफ भाग गई और एक्सपेंड कर गई। अच्छा, जब एक्सपेंड करेगी तो बाहर से उसको रोकने वाला कोई था? यस। कौन रोकने वाला है उसको? एक्सटर्नल प्रेशर। तो जो बाहरी दबाव था वो उसको रोक रहा था, है ना। और बताइए जो पी एक्सटर्नल है वो कितना है, 180 वो उसे रोक रहा था, उसके अगेंस्ट इसने वर्क किया होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस। अब सवाल है कितना वर्क किया होगा, निकालो जरा भैया। तो आप कहेंगे एक्सपेंशन हुआ है, यस। वर्क डन बाय द सिस्टम है, यस। बाहरी प्रेशर कांस्टेंट है, यस। समझते हैं ये वर्क डन बाय द गैस है। तो बताइए फॉर्मूला आप कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इस्तेमाल कर ले भाई, है ना। पी एक्सटर्नल की वैल्यू 1 लगा देंगे, V2 माइनस V1 लगा देंगे अंदर। अब सवाल है कि V1 तो आपको पता है, ये V1 है, देखिए पहला 5 लीटर, बाद में एक्सपेंड होकर कितना हो गया वो निकालना पड़ेगा आपको। तो जब ये गैस बाहर की तरफ ऐसे सडन फैल जाएगी पूरी, तो बताइए ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो सवाल है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, ये आपको निकालना पड़ेगा ना। तो ये जो V2 हो गया ये आपको निकालना पड़ेगा। V2 निकालने का तरीका मैंने आपको पीछे भी सिखाया हुआ है, तो वैसा ही कंसेप्ट आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो बताइए पी वी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे इसके ऊपर, यस। तो वी निकाल सकते हैं, वी इक्वल टू क्या लगाएंगे, एनआरटी बाई पी। यहाँ से अगर आप फाइनल वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो V2 लिख दें यहाँ पे, है ना। और एन कितना लगाएंगे बताओ, ऊपर देखो 10 मोल अगर ऑक्सीजन है, तो जब ये एक्सपेंड होकर बाहर जाएगी 10 मोल ऑक्सीजन, तो क्या है 50 मोल हो जाएगी, यहाँ भी 10 मोल ही रहेगी। तो बताइए यहाँ पे भी कितना लगाएंगे अब, 10 मोल। आर की वैल्यू क्या लगाएंगे, 0.083 पीछे दी हुई है। टेम्परेचर कितना लगाएंगे, 300 केल्विन। प्रेशर कितना लगाएंगे, प्रेशर वो गेन कर लेगी 1 एटीएम के बराबर। तो बताइए 1 एटीएम फाइनल प्रेशर हो जाएगा। तो ये V2 की वैल्यू आ गई। यहां से इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करें अगर थोड़ा सा, तो 300 और ये, तो बताइए ये बन रहा है 249, है ना। चेक करिए 249। अब ये 249 लीटर बन गया, तो उसके यहां पुट कर दीजिए -1। V2 की वैल्यू कितनी, 249। और V1 कितना दिया हुआ था आपको, V1 दिया हुआ था 5 लीटर। तो आंसर हो चुका है 244 नेगेटिव में, -244 लीटर एटीएम। ये आंसर है, चेक करिए भाई। क्लियर है तो फटाफट अंगूठा दिखाई, नेक्स्ट पे चलें। हेलो सुस्त जनता, जल्दी से अंगूठा दिखाओ। चलें नेक्स्ट पे। कितनों को वर्कडन के सवालों में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ कर लेंगे भाई, वर्कडन के सवाल आप कर लेंगे। तो आपको हर तरीके का वेरिएशन मैंने करा दिया है ना, मतलब फ्री एक्सपेंशन भी करा दिया, आप चेक कर लीजिए। तो हर तरीके का कंसेप्ट हो चुका है। थोड़े से कंसेप्ट और देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड। अभी तक आपने देखिए वर्कडन को अच्छे से सीख लिया कि वर्कडन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। अब हम लोग ये जो वर्कडन सीखा है इसको निकाल लगाते हैं जाकर के कहां पे, फर्स्ट लॉ के ऊपर। क्योंकि फर्स्ट लॉ को समझने के लिए मेरे दोस्त पहले आपको वर्कडन निकालना तो आना चाहिए। वर्कडन निकालना आ चुका है, अब आप फर्स्ट लॉ पे इसको लगाएंगे और वहां वर्कडन यूज करेंगे। क्योंकि सिर्फ वर्कडन निकालना ही काफी नहीं है, वर्कडन तो एक हिस्सा है, फर्स्ट लॉ का एक हिस्सा है। फिर आप हीट को समझिए, वर्क को समझिए, फिर इंटरनल एनर्जी को उससे कनेक्ट करिए, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, और फिर मास एनर्जी कंजर्वेशन करिए। वो कैसे करेंगे वो सब चर्चा करते हैं, जरा देखिए 7 नंबर स्लाइड पे आइए। फिर एक सवाल,
चलिए, इफ द इंटरनल एनर्जी, मैंने आपको पहले कहा जितने वेरिएशन मैं आपको यहाँ करा दूंगा उसके बाहर मतलब आपको कहीं भी कोई भी धरती पे वेरिएशन मिलेगा नहीं, रिपीटिशन ही मिलेगा बस। तो हर प्रकार का खेल मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, इसीलिए आपको सिर्फ बस क्लास करनी है। बस आइडियली आप मेरे सारे लेक्चर देख लीजिए और जो मैं मॉड्यूल आपको दे रहा हूँ वो सॉल्व कर लीजिए, और मैं उसके डाउट के डिस्कशन भी लगाऊंगा। टाइम नहीं मिल पाया तो अभी तो नहीं लगा पाया, कुछ के लगा भी दिए पहले, वो भी लगाऊंगा, वो कर लीजिए और बस कहानी खत्म है। उसके अलावा आपको कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उसी को 2-3 बार कर लीजिए, इस काम को इसी को रिपीट करते रहिए, बस आप जो परफेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे और आपके सारे सवाल सही होंगे, मतलब सारे, एक भी नहीं गलत होगा। अगर आपने ढंग से ये काम कर लिया तो कंडीशन अप्लाइड है। भले आपके पास कम दिमाग हो तो भी, मतलब वो तो इससे फुलफिल हो जाएगा ना, जब मैं सब करा ही दूंगा तो आपका चलता भी नहीं, बिल्कुल चक्का जाम भी है ना, तो भी आप जो करा हुआ है वो तो करके आयोगे ही ना वहां पे। अब मान लो मैं यही सवाल वहां पे पेपर में पूछ लूं तो क्या आप गलत करके आ जाओगे? क्या इससे मिलता जुलता पूछ लो तो गलत कर लोगे क्या? तो कितना भी पैदल आदमी हो कर ही लेगा ना फिर तो। फिर तो मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत मेरी तेजी को तुम पहचान नहीं पाए। लगाओ भैया, अगला सवाल प्रस्तुत है आपके सामने, ये लीजिए। 4 ऑप्शन, पोल स्टार्ट, फटाफट लगाइए, जिसका हो जाए जल्दी से अंगूठा दिखाइए, होता जाए अंगूठा दिखाते जाइए। चैट बंद है, अंगूठे दिखते हैं मेरे को, हाँ ठीक है, ओके स्टार्ट। 100 लोग ने अंगूठा दिखा दिया, चलिए स्टार्ट। 200, ठीक है स्टार्ट करो भाई। हम्म, 48%। देखो समझाना शुरू करो, यहाँ पे देखना शुरू करिए। आपसे कह रहा है सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए जरा। 46%। भैया मामला गिर रहा है देखो, और जबकि बिल्कुल लॉजिकल सवाल है, बहुत कुछ है नहीं कैलकुलेशन के नाम पे, बिना पेन चलाए भी हो सकता था। देखिए ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है सिस्टम के अंदर इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, मतलब किसी आइडियल गैस की जो एनर्जी है वो उसी अमाउंट से गिरती है एज द वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब जितना सिस्टम वर्क डन करता है, यानी कि जितना सिस्टम वर्क करता है उसी अमाउंट से उसकी इंटरनल एनर्जी गिर जाती है। देखो, इफ द इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस डिक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट एज द वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि जितना सिस्टम ये काम करेगा उतने से इसकी इंटरनल एनर्जी गिर जाएगी, ऐसा कभी कह रहा है सवाल में। तो आपका ये पहले अगर इंटरनल एनर्जी इवन थी तो बाद में E2 हो गई होगी। सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि इसको कुछ हीट दी गई होगी और इसने कुछ वर्क किया होगा, है ना। मैंने मान लिया कि भाई इसको हीट दी गई होगी, तो क्यों मैंने इसको मान लिया कि इसको मैंने दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने मान लिया कि इसने कुछ वर्क किया, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, इस पे साइन कन्वेंशन नेगेटिव चलेगा। हीट ट्रांसफर मान लीजिए टू द सिस्टम हुआ होता अगर, तो ये पॉजिटिव होता। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो E1 से बदल के उसकी एनर्जी E2 हो गई होगी। फिर मैं इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाऊं तो मैं लिखूंगा पहले उसकी एनर्जी कितनी थी E1, फिर बताइए इसको मैंने कितनी हीट दी, अगर Q वर्क कितना करवाया W का, तो इसके पास फाइनल बची E2। अब वो कह रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी में ड्रॉप हो रहा है यानी कि E2 माइनस E1 वो वर्क डन के बराबर है। तो इसको आप ऐसे लिख लो भैया, ऐसे लिखने का मन कर रहा है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q माइनस W। अब वो कह रहा है कि जो E2 माइनस E1 है वो माइनस W के बराबर है, तो इसका मतलब एक ही निकलता है कि Q जीरो हो जाए, भैया Q जीरो हो जाए। तो जब Q जीरो हो जाएगा तभी तो ऐसा हो पाएगा ना, तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर मना है यहाँ पे, तो तभी तो E2 माइनस E1 की वैल्यू माइनस W आएगी, तभी तो डिक्रीमेंट होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप डेटा ले लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आता, डेटा ले लीजिए। 40 इसके पास मान लीजिए एनर्जी थी, है ना, 40 इसके पास एनर्जी थी इंटरनल, और आपने जीरो एनर्जी इसको दी हीट के फॉर्म में, और इससे 10 का मान लीजिए वर्क करवा लिया, तो इसके पास कितनी बची, 30 बची। तो बताइए 40 से गिर के कितनी हो गई, 30 हो गई, यानी कि 10 की गिरावट दर्ज हुई है किसमें, इंटरनल एनर्जी में। अगर आप नीचे सीखेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइनल E2 कितना लिखेंगे, यहाँ पे इसको देखो ऐसे भी समझा सकते हैं। फाइनल E2 कितना, 30, इनिशियल कितना था 40, तो कितने की गिरावट हो गई, 30 माइनस 40, चेंज कितना आया, -10। क्लियर है मामला। तो अगर आपसे कोई पूछे डेल्टा ई कितना है, तो क्या आप कहेंगे डेल्टा ई -10 आया, उतने का तो वर्क डन हुआ है। यस, तो बताइए ऐसा कब होगा, गिरावट वर्क डन के बराबर कब होगी इंटरनल एनर्जी की,
जब हीट ट्रांसफर जीरो हो जाए। और हीट ट्रांसफर किस में जीरो होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में। कितने को बात समझ में आ गई? कितने को बात समझ में आ गई? डरावनी आत्मा, अमोल, कठिन नाम, क्लियर है सवाल? हो जाना चाहिए था सवाल ये आपसे कि नहीं, बताना मेरे को। मतलब ये सवाल आपसे खुद लग रहा है आपको कि हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या ऐसा बातें पढ़ा नहीं चुका हूं मैं आपको? इसमें कोई बहुत नई बात बता दी मैंने क्या? होना चाहिए था ना भैया। तो नहीं हो रहा तो दिक्कत है ना। बिना पेन चलाए भी हो सकता था। बताइए, बिना पेन चलाए भी हो सकता था। वो कह रहा है भाई साहब एक सिस्टम है, एक आदमी है, मान लीजिए आपकी बॉडी है, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं बबलू, और बबलू के अंदर जो इंटरनल एनर्जी थी, आंतरिक ऊर्जा, वो गिर गई। उतने से गिरी जितना उसने वर्क किया। तो भाई साहब जितनी एनर्जी गिर रही है उतना वर्क के बराबर अगर आ रही है तो इसका हीट ट्रांसफर नहीं किया बबलू को। मतलब वो जो वर्क कर रहा है वो अपनी इंटरनल एनर्जी से कर रहा है, तो हीट ट्रांसफर मना है। और जब वर्क डन इंटरनल एनर्जी से करना है तो हीट ट्रांसफर मना है, तो प्रोसेस कैसा हो गया? एडियाबैटिक, खत्म हो गया। तो बबलू बता सकता था सीधे सीधे, लेकिन फिर क्यों नहीं हुआ? कह रहे मेरा नाम बबलू नहीं है, मेरा और कोई नाम है, इसलिए नहीं हुआ है। अगला सवाल लगाइए, 8 नंबर पे आइए। देखिए मैं इतने तरीके के आपको क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं कि आपकी आत्मा खुल जाएगी, मतलब दिमाग तो खुल ही जाएगा, आत्मा खुल जाएगी मतलब। अगला सवाल देखिए, 27 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस ना है ना, तो यकीन मानिए अब नहीं आएगा। मेरे साथ पढ़ने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मतलब फिर आपको नहीं आएगा। आपकी टीवी खराब है। चैनल आपके सारे आ रहे हैं लेकिन आपकी टीवी खराब है। हर चैनल पे आप ही तो हैं फिर। आप ही इंडिया टीवी हैं, आप ही स्टार प्लस हैं, सब आप ही हैं। सेट मैक्स भी आप ही हैं, है ना? अमिताभ बच्चन आता सेट मैक्स पे ना, हर सैटरडे को जहर वाली खीर खाने। एंड इफ 100 जूल ऑफ सूर्यवंशम कैसेट खरीद ली भाई लोगों ने, सप्लाई टू द सिस्टम। देन कैलकुलेट, लगाओ भैया फटाफट, कैलकुलेट डेल्टा ई। अब देखिए ये फर्स्ट लॉ के सवाल है, स्टार्ट खटाखट। ऑप्शन दे रहा हूं। अच्छा, बबलू नाम के लड़के होते हैं, उनसे पूछो नाम क्या, तो कहेंगे बबलू नहीं बोलेंगे, बैबलू बोलेंगे। कहेंगे माय नेम इज बैबलू, स्टाइल में बोलते हैं मतलब कि माय नेम इज बैबलू। लगाओ भैया, ये अच्छा सवाल है थोड़ा। चलिए बी ए वाई बी एल यू। चलो भी लगाओ फटाफट जल्दी से, और जिसका लगता जाए ताबड़तोड़ अंगूठे दिखाते जाइए। लग जाए तभी दिखाना, अंधी मत मारना बैठ के। हम्म, चलो काफी लोगों ने मतलब अंगूठा दिखा दिया, इसका ना पोल शुरू कर देता हूं मैं। चलिए पोल शुरू कर रहा हूं भैया मैं, लीजिए कर लिया था आपने। %32। ओ माय गॉड। मार डाला 32%। डरावनी आत्मा अतुल चौधरी, निहारिका दास, प्लीज टाइम दो। वही तो नहीं है, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, बाकी ऊपर वाला दिया सब कुछ। आई समझे? रॉन्ग पोल हो गया क्या? क्या आंसर दिया था? अच्छा रॉन्ग कह रहे, रॉन्ग पोल हो गया। आंसर क्या दिया था मैंने अभी? आंसर क्या दिया था? बी दिया था। अच्छा, किधर गए? रॉन्ग पोल हो गया। किधर गए? रॉन्ग पोल हो गया। अच्छा,
नहीं पता कर लो यार, मान लो कि आप लोग बहुत समझदार है तो पूछ लेता ना, उसमें क्या है। मैं आपको समझदार ही मानता हूँ, ऐसा मत सोचा करिए मैं आपको कुछ गलत मान। हंस रहे होगे तुम लोग, हैं अंदर हंस रहे होगे। नहीं नहीं मैं जानता हूँ, नहीं नहीं मैं तो समझदार बोल रहा हूँ यार, तब भी तुम हंस रहे हो, बताओ। देखिए सिस्टम, उसके पास इंटरनल एनर्जी पहले इवन थी, ठीक है। सवाल पढ़िए ध्यान से। 27 डिग्री सेल्सियस पे 2 लीटर आपने गैस लिए एक सिस्टम बनाया, उसको 20 लीटर तक आपने पहुंचा दिया, यानी कि आपने एक्सपेंशन कराया, सिस्टम में वर्क किया होगा। हेलो, ये जो 2 लीटर दिया हुआ है, ये इसका मतलब V1 है। ये 20 लीटर जो दिया हुआ है, ये V2 है। और 100 जूल की एनर्जी भी आपने सप्लाई की, यानी कि हीट ट्रांसफर है। क्लियर। और डेल्टा ही आपको निकालना है, यानी कि सिस्टम को हीट मिली है, यस, अंदर की तरफ। वर्क डन सिस्टम ने किया, यस, बाहर की तरफ। तो बताइए हीट ट्रांसफर साइन कन्वेंशन क्या लगाएंगे आप? हीट ट्रांसफर सिस्टम को मिला है टू द सिस्टम, पढ़ा चुका हूं सब में। वर्क डन बाय द सिस्टम, साइन कन्वेंशन, तीर अंदर की तरफ आया है तो पॉजिटिव, बाहर की तरफ गया है तो नेगेटिव। इवन पहले एनर्जी थी, बाद में कितनी हो गई? E2। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे इसके ऊपर, फ्लोट लगाइए भैया इसके ऊपर। तो फ्लोट ये कहता है कि पहले एनर्जी E1 हुआ करती थी, आपने उसको Q हीट दी और W का आपने उससे वर्क डन करवा दिया, तो फाइनल एनर्जी E2 बन जाएगी। ठीक है, अब इसको लगाना शुरू करें जरा इसको। ये तो हो गया लिखने का तरीका, इसको सॉल्व करते हैं। 9 नंबर स्लाइड पे आइए। सॉल्यूशन को आगे बढ़ाया जाए तो मैंने लिखा E1 एनर्जी थी, Q आपने हीट दी और W का आपने वर्क डन करा दिया, तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी E2 होगी। ठीक है, अब E1 तो ठीक है, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो E1 को E1 है, तो हीट कितनी दी आपने? सवाल पढ़ो, हीट कितनी दी है? 100 जूल, तो ये हो गया Q। देखिए ये मैंने पहले आपको कहा कि इसी से सवाल लगाया करिए, बेसिक इक्वेशन से। अगर आप डेल्टा ही करके सवाल लगाएंगे तो आप साइन में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इससे लगाइए, एकदम बेसिक वर्जन है ये, कुछ रटना नहीं, एकदम लॉजिकल चलना है। तो कितनी हीट दी मैंने? 100 जूल, लिख दिया 100 जूल। ठीक है, वर्क डन कितना हुआ है? वर्क डन हुआ पी डेल्टा वी, है ना, वर्क डन हुआ। अच्छा, माइनस क्यों कर रहे हैं वर्क डन को? माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम की एनर्जी घट रही है, क्योंकि सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। देखिए बात समझिए ध्यान से। अब आप ये कहें कि भाई साहब नहीं, मैं वर्क डन की जगह तो लिखूंगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी या पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो वो तो विद साइन होता है ना। हेलो, वो वर्क डन क्या होता है? वो जो आप वर्क डन लिखते थे वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वो तो विद साइन होता है। यहां तो आप माइनस कर रहे हो ना ऑलरेडी। आप कह रहे हो इसने सिस्टम ने 10 का वर्क किया तो -10। तो ये मैग्नीट्यूड है मेरे दोस्त, ये जो W यहां लिख रहा हूं मैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है। ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये साइन कन्वेंशन में तेल मत बचा देना। हेलो, ये जो W यहां मैंने लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, और वहां जो हम लोग कर रहे थे अभी तक विद साइन आंसर दे रहे थे, वो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी डेल्टा वी। क्लियर? समझ में आ रही बात? अंगूठा दिखा दी अगर बातें समझ में आ रही तो बताइए यहां पे, अगर मान लो, चलो मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, सिस्टम ने 5 जूल का वर्क किया, तो बताइए यहां पे -5 जूल लिखेंगे या +5 जूल लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे आप? सिस्टम ने 5 जूल का वर्क किया तो क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे या +5 लिखेंगे? मतलब ये माइनस के आगे 5 लगाए या यहां प्लस लगा के 5 लगाए? माइनस लगा के 5, सिंपल। तो साइन कन्वेंशन में क्या कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं, क्लियर इतना मामला? बिल्कुल सिस्टमैटिक चलिए। तो आप कहेंगे यहाँ पे वर्कडन का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना है वर्कडन का बताइए? माइनस पी एक्सटर्नल, भाई वर्कडन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अच्छा, V2 V1 से बड़ा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो देखिए ये चीज पॉजिटिव है। देखिए ये चीज पॉजिटिव है, ये 1 भी पॉजिटिव है, ये V2 माइनस V1 भी पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस लग गया तो ये देखिए माइनस हो गया, इतने का वर्कडन माइनस कर दिया मैंने। क्या साइन कन्वेंशन में आपको इतना सा भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या, या फिर क्लियर है बिल्कुल मैम? क्लियर है तो अंगूठा दिखाते रहिए, क्योंकि ये सब समस्याएं होती हैं लोगों की बहुत, है ना, बचपन से लेके 55 तक समस्याएं होती हैं। कई तो, कईयों की तो अभी तक नहीं दूर हुई है। वो आंसर देख के साइन कन्वेंशन लगाते हैं कि आंसर क्या रहा है, आंसर आंसर क्या रहा है, तो कहेंगे आंसर यार इसी हिसाब से लगा लो फिर। भाई साहब अरे यार, आंसर गलत दिए तो गलत भी बता देंगे। तो बताओ फाइनल कितना हो गया? 20 लीटर। इनिशियल कितना? 2 लीटर। तो यहाँ लगा दो भैया फाइनल, देखो 20 लीटर। V2 देखो बड़ा है ना, V1 छोटा है, चेक करिए। ये लगा दिया आपने E2। अब चेक करना जरा ये चीज कैसी है, देखो साइन कन्वेंशन सिखा रहा हूँ, सीखना जरा। ये डेल्टा भी कैसा है, देखो V2 बड़ा है, V1 छोटा है, तो ये पॉजिटिव है, देखो, है ना। ये देखो ये पॉजिटिव है, तो माइनस कर दिया तो इतने का वर्क डन माइनस कर दिया। तो एक सिस्टम था, उसने इतने की मेहनत कर दी, तो इतना उसमें से माइनस हो जाएगा। मान लो 18 ये आ रहा है तो 18 माइनस हो गया, किस में से? E1 में से। सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारे सवाल आप इससे लगाया करिए, पहली लाइन से। अब आप डेल्टा ही वाले वर्जन से सवाल लगाएंगे तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे, प्लस कहां माइनस कहां। ठीक है, अब बताइए ये आ गया E1 +100 -18 इज इक्वल टू E2। तो क्या बताइए E2 माइनस E1 यहां से निकला है क्या? 82 लिख दूं? हेलो, 82 लिख दूं? सही।
तभी रॉन्ग पोल आपको लग रहा होगा, कई लोगों को तो रॉन्ग पोल इसीलिए लग रहा होगा। 82 कितने में लिखा था? अच्छा बता दो जरा, मतलब बता दो जरा दिल से एकदम, 82 कितने में लिखा हुआ था? लिखा हुआ ना, उन्हीं को रॉन्ग पोल लग रहा होगा। भैया यूनिट अलग है चाचा, छत से उतरो, सवेरा हो गया, धूप आ गई है, यूनिट अलग है। इसीलिए मैंने आपको यूनिट ही पहले पढ़ाई, पढ़ा मैं सब चुका हूं, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं है। देखिए ये जूल में चल रहा है, 100 जूल एनर्जी, यहां लिखा भी था मैंने जूल, और देखिए ये एटीएम में है, और ये जो वॉल्यूम का डिफरेंस है ये लीटर लीटर में चल रहा है, तो आंसर ये वाला जो आया वो लीटर एटीएम में है, और लीटर एटीएम का जूल से कन्वर्जन मैंने आपको पीछे सिखा दिया है, याद है मामला? तो भैया लीटर एटीएम में से, जूल में से लीटर एटीएम थोड़ी माइनस कर दोगे सीधे, ऐसा अत्याचार तो मत ही करो, धरती प्रलय आ जाएगी, थानोज आ जाएगा। तो यहाँ लिखो इवन 100 जूल, और इसको भी 18 को 1 लीटर एटीएम में कितने जूल होते हैं बताओ? 1 लीटर एटीएम 101.325 जूल, बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में, बता चुके ना, इस बात है। तो इसको अप्रॉक्स 100 मान लो। अप्रॉक्स क्यों मान ले 100? क्योंकि देखिए आंसर बहुत दूर दूर है। अब देखिए एक माइनस एक प्लस है, तो मतलब ये तो मतलब मैग्नीट्यूड देखें तो 1700 है, इसका मैग्नीट्यूड 82 है, तो मतलब आंसर का मैग्नीट्यूड बहुत दूर दूर है, तो अप्रोक्सीमेशन इजीली लिया जा सकता है। तो बताइए कि 18 में 100 मल्टीप्लाई कर दूं अप्रॉक्स, 101 की जगह मैंने अप्रॉक्स 100 मान लिया, तो ये लीजिए भैया। तो अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए ये 100 में से 1800 जाएगा, तो ये देखिए ये भी जूल में, ये भी जूल में, अब जूल जूल माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इवन माइनस 1700 जूल, 100 माइनस 1800 है ना, लिखी दे, नहीं तो बताएं ऐसे से बैठे हैं भाई साहब, ये भी डाउट पूछेंगे, ग्रुप में भी डालेंगे, सर ने ये कौन सा स्टेप किया था, क्या गाइस तुम्हें समझ में आया? किसी को समझ में आया तो प्लीज जरूर बताना, यही चलता रहता दिन भर ग्रुप में, किसी को समझ में आया तो प्लीज जरूर बताना। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू आ गया माइनस 1700 जूल, तो ये डेल्टा ही आ गया, लो भैया खत्म, यानी गिरावट हुई है, बताइए इंटरनल एनर्जी में गिरावट हुई है, चेक कर लीजिए कितने की, 1700 जूल की। तो अगर आपसे कोई पूछे लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर लिखो, कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में भी आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 1700 जूल, ये लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर होगा। ऐसा भी पूछ सकता है वो, 4 ऑप्शन देखे, क्लियर है? तो उड़ा दिखाई, नेक्स्ट सवाल पे चलें फटाफट जल्दी से। और ये सब क्लैरिटी का रहती तो एक ही लाइन में सवाल खत्म हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता सवाल। देखिए आप, जिसका चलता है ना वो फटाफट निपटा देता है, वो कैसे निपटाता है देखिए, उसको क्लैरिटी होगी तो यही निपटा देगा ना। बताइए कितनी हीट दी आपने सिस्टम को, कितनी हीट दी? 100 जूल, तो 100 का फायदा हुआ, देखिए जे लगाइए यहीं खत्म करिए, जे लगाइए यहीं खत्म करिए। सिस्टम को कितने जूल का फायदा हुआ? 100 जूल का। अब सिस्टम का नुकसान कितने का? देखिए एक्सपेंशन कर रहा है ना सिस्टम, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना है? 2 लीटर में से यही 20 लीटर माइनस कर दो, तो 18 लीटर का गैप आया, 1 एटीएम के अगेंस्ट काम हुआ, यानी कि 18 लीटर एटीएम, 18 लीटर एटीएम में आ गया, तो 1 लीटर एटीएम में अप्रॉक्स 100 जूल है, तो 1800 जूल का नुकसान हुआ है। हेलो, तो खत्म हो गया सवाल, लो भैया 100 जूल का फायदा होता है, 1800 जूल का नुकसान करवा देते हो, यानी कि सिस्टम को नेट में 1700 जूल का नुकसान होगा, खत्म हो गया, आंसर है। कितनों को समझ में आ गया? खेल देख पा रहे हैं, कभी यही खत्म कर देता है सवाल, अगर आपका दिमाग चलता है ना तो सवाल तो यही खत्म हो गया है समझदार व्यक्ति के लिए। मौन जाके तो कीबोर्ड तोड़ डालिए, सवाल यही खत्म हो गया। क्या बोला मैंने? सिस्टम को 100 जूल का फायदा हुआ तो प्लस लिख दिया, सिस्टम को कितने का नुकसान हुआ? देखो ये 18 लीटर का गैप आया यहाँ पे, V2 माइनस V1, और 1 एटीएम के अगेंस्ट काम किया है, तो 18 लीटर एटीएम और 1 लीटर एटीएम में अप्रॉक्स 100 जूल, तो 1800 जूल का नुकसान हो गया। 100 रुपए कमाता, 1800 रुपए गवाता, तो 1700 का नुकसान होता है, नुकसान का मतलब माइनस, और 1700, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, खत्म। कितनों को कंसिडर, ये अच्छा सवाल है, आप कहीं करवा के देखिएगा, इधर उधर लोग लगाते रहते हैं, पूरा सॉल्व करवाते हैं ऐसे ही, फिर कहते हैं इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई रियली एंजॉयड इट। हाँ घूम रहे हैं सो कॉल्ड बहुत सारे, और कहेंगे मैं बहुत बहुत फास्ट लर्नर हूं सर, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। कह रहे मैं कितने साल में, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ सर। तो सीखे क्यों नहीं अभी? तो सीखे क्यों नहीं, तुम ये बताओ। तो 30 साल से पढ़ा तो सीखना चाहिए ना, सीखे क्यों नहीं ये बताओ। सीखना चाहिए। चलिए, ये समस्या है, मतलब ये तो बेइज्जती वाली बात और हो गई कि आप 30 साल से पढ़ा रहे फिर भी नहीं सीखे, इसको अचीवमेंट माना जाए क्या फिर? चलिए एक और सवाल लगाते हैं। एम्स 2016, अब मैं पुराने साल के क्वेश्चन लगवा रहा हूं, ठीक है? अब आपने प्रैक्टिस खूब कर ली, फर्स्ट लॉ पे आपको क्लैरिटी है क्या? हेलो, फर्स्ट लॉ पे क्लैरिटी है क्या? वर्क डन पे क्लैरिटी है क्या?
तो इस तरीके के सवाल आप देख पा रहे हैं, खटाखट बिना पेन चलाए भी लगते हैं। और जिसका चलता है ना, जिसकी AIR 1 वगैरह आती है, वो ऐसे थोड़ी लगाता है बैठ के, जैसे पूरा लिख रहा है बैठ के, ये लो भाई साहब। वो लगाता है सीधे ये जे, खत्म, एक लाइन में। क्या कहता है भैया, सीधे खत्म करता है। वो कहता है कि भाई साहब मेरे को तो यही नजर आता है, यहीं पे नजर आता है, देखो। उसने बोला 100 जूल एनर्जी इज आल्सो सप्लाइड, यानी कि 100 अंदर आया, यही देख लेता है ऐसे। कह रहा है कि 2 और 20 यानी कि एक्सपेंशन, 18 लीटर का एक्सपेंशन 1 एटीएम में खिला, यही 1 मल्टीप्लाई कर लेगा, 18 लीटर एटीएम। इतनी मेहनत, 100, 1 लीटर एटीएम में 100 जूल, तो 1800 की मेहनत कर दी इसने। 100 अंदर आया, 1800 की यहां मेहनत हो गई, यानी कि 1700 का नुकसान हो गया, खत्म। टिक करेगा, भागा, खत्म हो गया सवाल। खुशियां मनाओ, बैठ के गीत दिए चलो। चलो अगला सवाल। फुलझड़ी बना दो क्वेश्चन को एकदम, समझ रहे हैं? क्वेश्चन कहे कि मतलब तुम यहां आए कैसे। आइए, एम्स 2016। अब आपको लास्ट ईयर के सवाल दिखाता हूं कैसे आते हैं, उसकी फील ले लीजिए आप। चलो देखना, क्वेश्चन ये कहता है, if 400 किलो जूल, आया हुआ सवाल है भैया, वर्क डन बाय द सिस्टम। मैंने कहा था लैंग्वेज में सवाल आता है कभी कभी, तो देखिए कैसे आते हैं। सिर्फ साइन कन्वेंशन की समझ हो तो ये सब सवाल हो जाते हैं। सही समझ अगर साइन कन्वेंशन की है तो सब हो जाएंगे। एंड 150 किलो जूल heat is given to the system, ठीक है। देन what will be effect on internal energy। ठीक है, 4 ऑप्शन लगाना शुरू कर दो। इंक्रीजेस बाय 250 किलो जूल, डिक्रीजेस बाय नेक्स्ट, increases by, decreases by। चलिए भाई, फटाफट लगाइए। ठीक है, मैं पोल शुरू कर रहा हूं, मेरे ख्याल से लग गया होगा इतनी देर में। आप 10 सेकंड और ले लीजिए चाहे तो, लगना होगा तो लग गया होगा इतनी देर में। चलिए पोल शुरू कर रहा हूं मैं, 1 मिनट के अंदर आ रहा हूं, तब तक आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करिए, और बस 1 मिनट में फिर मैं वापस लौट के आ रहा हूं। ठीक है, पोल स्टार्ट।
ए भी क्लियर? 85% का सही हुआ है। डरावनी आत्मा तो निहार का। हाँ हेलो हेलो ओके। चलो देखो भाई, तो इसमें करना क्या था आपको बेसिकली कि सिंपल लॉजिक। देखिए एम्स का सवाल है, मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं घर से कोई लाया हूं सवाल, है ना, आए हुए सवाल है ये सब। तो आपने जो लेवल कर लिया, देखिए उसके आगे ये लेवल काफी आसान लग रहा होगा आपको। अगर मैंने पिछली क्लासेस सब कर रखी है और ये कर रखा आज का सेशन, तो ये बहुत आसान लगेगा आपको उसके आगे। सिस्टम लिया मैंने, उसके पास E1 एनर्जी थी। सिस्टम को आपने 400 किलो जूल का सिस्टम ने वर्क किया। बाई द सिस्टम पे ध्यान दीजिए, 150 किलो जूल की आपने सिस्टम को हीट सप्लाई की है टू द सिस्टम पे ध्यान दीजिए। यानी कि सिस्टम को हीट मिली है, ये लीजिए भाई। सिस्टम ने वर्क किया है, ये लीजिए, बराबर। साइन कन्वेंशन पे ध्यान दें, ये क्यू है, ये वर्क डन है। ये हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे मामला पॉजिटिव चलेगा, यहाँ पे मामला नेगेटिव चलेगा, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी फाइनल हीट होगी। फ्लोट लगाना शुरू करिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फ्लोट ये कहता है मेरे दोस्त, इससे पूछेंगे तुम्हारी एनर्जी का क्या क्या हुआ, कहता मेरी पहले E1 हुआ करती थी, क्यों तुमने दिया, क्यों तुमने दिया मतलब क्यों नहीं, क्यों तुमने दिया, ठीक है। और W क्यों तुमने दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, वैल्यू पुट कर दीजिए, समझ में नहीं आता है क्या बातें बोलता है ये आदमी। तो देखिए ये हीट है, ये वर्क डन है। तो हीट कितनी मिली भैया, 150। वर्क डन कितना किया, देखिए 400। साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट बता रहा हूं बातें आपको। इज इक्वल टू E2। तो बताइए E1, बस इसमें मेन कंसेप्ट ये साइन कन्वेंशन है जिसमें गलती होती है, बाकी तो गुणा भाग है। तो बताइए E2 माइनस E1 कितना आ गया, -250। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, -250। माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीजेस। लैंग्वेज सिखाई थी मैंने आपको पीछे, डिक्रीजेस बाय, वो काम आ रही चीजें। क्लियर काम उठा देगा फटाफट। नेक्स्ट पे चले। एम्स 2016 का सवाल आप लगा चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा आपका भैया? और ये मतलब काफी आसानी से लगा होगा आपसे। और अगर आप समझ पा रहे हो तो ये कितने लोगों ने कर लिया था, ये सब काम जो मैंने बताया, कितने लोगों ने कर लिया, जल्दी से फटाफट ओके लिखिए, यस लिखिए। कितने लोगों ने ये सब काम कर लिया था? नहीं करना था, नहीं, नहीं करना था, ये थोड़ी करना था। देखिए वहां पे अगर आप ये करेंगे तो फिर से फॉर्म आएगा, क्योंकि कोई ना कोई इससे तेज लगा रहा होगा। आप जब तक सबसे तेज नहीं लगाएंगे तब तक आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जिसके आप सपने देखते हैं सोने के बाद। सपने भी दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए जे क्या कहता है, कुछ ही अपने हो पाते हैं। अब मुद्दा ये है कि आपने सिस्टम को कितनी हीट दी है, 150, और सिस्टम ने कितना काम किया आपके लिए, 400। तो बताइए सिस्टम को मिली कितनी, 150। यानी कि सिस्टम का फायदा कितना हुआ? अगर कोई पूछे भाई साहब सिस्टम को कितना फायदा मिला, इनपुट में कितना है, 150। देखिए हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। समझदार आदमी ये पढ़ेगा हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, कि अगर सिस्टम को 150 का फायदा हुआ पॉजिटिव, ये लो इतने का फायदा हुआ, इतने रुपए कमाए। कह रहे सिस्टम ने गवाए कितने, ये लो भैया सिस्टम ने गवाए कितने, 400 जूल का नुकसान हो गया, लो 400 किलो जूल का नुकसान हो गया, तो 400 रुपए कमा दी, जगह गंवा दिए। तो बताओ कोई आदमी 150 कमाता है, 400 बाहर चले जाते हैं, तो नेट में तो 150 कमा के 400 उड़ाओगे तो 250 का नुकसान नहीं होगा, खत्म हो गया, ये आंसर है। लो भैया 250 का नुकसान हो गया, यानी कि नेट में आप क्या बोलेंगे, 250 का नुकसान हो गया, खत्म। टिक करेगा, भाग आएगा। कितनों को समझ में आ गई बात? क्या सवाल बिना पिन चलाए भी लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हाँ भाई, ये मैंने आपको एम्स के सवाल में भी दिखा दिया, मतलब होता है ऐसा मामला, लगाने वाला चाहिए, बराबर। तो लगते हैं सवाल, लगाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना ना कर देना आखिरी। चलो स्पैमर्स स्पैमर्स, अब तो आदत हो गई स्पैमर स्पैमर। पहले लगता था ये क्या चल रहा है गुरु, तो ठीक है, अब आते नहीं तो मन नहीं लगता, ये लिख दो, आते नहीं चाहिए, दिन नहीं कटता, मतलब है। नीट 2017 लीजिए, नीट, नीट का क्वेश्चन लगाते हैं। नीट क्या कहती है, लैंग्वेज देखिए, गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड in a well insulated container। अब ये भी आप लोगों से लगना चाहिए भैया, against a constant
external pressure of 2.5 atm from initial volume of 2.5 liter to a final volume। सवाल को पढ़ते जाइए साथ साथ। of 4.5 liter, then calculate the change in internal energy। डेल्टा ए, 4 ऑप्शन आया हुआ सवाल है, जो ऑप्शन उन्होंने दिए थे वही मैं भी लिख रहा हूं, बिल्कुल सेम सेम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक लिख रहा है छुट्टी दे दो। अरे भाई साहब, बढ़िया, ले लो, लो छुट्टी लो, लीजिए छुट्टी, चाहो जी लो अपनी जिंदगी। पोल शुरू हो गया भैया। पीकी स्मैमर, पीकी क्या कह रहा है? %57 का सही हुआ है। डरावनी आत्मा तो 14 का 10। पीकी कौन है? क्या कह रहा है पीकी? गुस्सा हो रहा है क्या पीकी? चलो कोई बात नहीं, इसको थानोस उठा ले जाएगा। चलो समझे। अ गैस इज अलाउड, ठीक है, टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। वेल इंसुलेटेड का मतलब समझ गए आप, यानी कि चारों तरफ से आपने कोटिंग कर दी ऐसी कि जिसमें हीट ट्रांसफर बिल्कुल मना है। तो इस लाइन को पढ़ते आपको समझ में आ जाना जी Q0 यानी किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर यहाँ पे मना है। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2.5 एटीएम आपने उसको एक्सपेंड होने दिया है, देखिए लिखा हुआ है ना। 2.5 लीटर इनिशियल वॉल्यूम है, 4.5 फाइनल वॉल्यूम है, यानी कि V1 कौन है भैया? ये हो गया V1 और ये हो गया V2। खिलौना गैंग आजकल बहुत सक्रिय है, मार्केट के सारे बर्नॉल खरीद लिए खिलौना गैंग ने। थोक विक्रेता, आजकल वो लड़के लगा रखे हैं काम पे, सारे मार्केट के बर्नॉल खरीद लो। देखिए 2.5 लीटर V1 है और 4.5 लीटर ये V2 है, तो इससे यहां पहुंच गया। आपको चेंज वही सब बेचते हैं, सब एक एक बीच में बेचते रहते हैं कि जाओ आज तुम 10 रुपए तुम मुझसे लो, जाओ काम करके आओ। मेरा इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है ना, फिर तुम्हारे घर में सामान भेजूंगा, तुम मेरा 10 रुपए का काम करो पहले। अब देखिए यहां पे सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले आपने एक सिस्टम लिया और सिस्टम के बाद उसमें आपने, ये रहा सिस्टम, मान लीजिए कि इसकी इंटरनल एनर्जी पहले E1 हुआ करती थी, बाद में बदल के E2 हो गई। क्यों हो गई उस पर चर्चा कर लीजिए। चर्चा करेंगे तो आप पता चलेगा कि भाई साहब वेल इंसुलेटेड मतलब हीट ट्रांसफर हुआ नहीं है, हालांकि एरोम बना दे रहे हैं,
लेकिन हीट ट्रांसफर हुआ नहीं है, कुछ इसने वर्क डन जरूर किया है। तो आप कहेंगे साइन कन्वेंशन ऐसा चल रहा होगा कि ये जो हीट ट्रांसफर ये तो जीरो है, यानी कि क्यू का मामला बिल्कुल जीरो है। अगर हीट हम देते तो कुछ होता मामला, लेकिन क्यू तो जीरो है। हाँ, वर्क डन जरूर सिस्टम ने किया, वर्क डन बाय द सिस्टम है, और साइन कन्वेंशन नेगेटिव चलेगा इसमें। क्लियर है? फिर आप बताएंगे कि इस पर फ्लोट लगा दिया जाए, इंसुलेटेड है तो क्यू की वैल्यू जीरो है। लाइन पढ़ते आपको समझ में आ गया, ये इस लाइन का मतलब था, इंसुलेटेड सिस्टम। फिर आप इसे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दीजिए। फ्लोट ये कहता है कि पहले इवन एनर्जी हुआ करती थी, शून्य आपने उसको एनर्जी दी, यानी कि जीरो। डब्ल्यू का उसने काम कर दिया, E2 फाइनल हो गए, क्यू की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। यहाँ जैसे जीरो लगाएंगे ये बन जाएगा E1 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू E2। और ये देखिए बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के अपना एकदम फ्लोट चल रहा है, कोई साइन कन्वेंशन में इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब बस आगे आपको एक वैल्यू पुट करनी है, तो करते हैं 12 नंबर पे। E1 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू E2। ठीक है, अब वर्क डन यहाँ पे जितने का किया उतना माइनस कर दो। बताओ P एक्सटर्नल कितना है वो लिख दो, और V2 माइनस E1 कितना वो लिख दो। इतने का अमाउंट हो गया वर्क डन का, माइनस कर दो, इसको E2 के बराबर कर दो। तो बताइए निकाल लेंगे E1 P एक्सटर्नल कितना भी है, जरा देख लेना ध्यान से। ये P एक्सटर्नल है, चेंज हो गया है ना, 1 ATM नहीं है इस बार। तो ये हो गया P एक्सटर्नल 2.5, और ये हो गया V2 4.5, V1 हो गया 2.5। यहाँ पुट करते जल्दी से। तो 2.5 P एक्सटर्नल, 4.5 लीटर ये हो गया, 2.5 लीटर ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है देखो E1, और ये बन रहा है 2, और ये 2.5 यानी कि 5। E1 माइनस 5 इज इक्वल टू E2। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये है एटीएम में, और ये है लीटर में, यानी कि ये जो आया है ये लीटर एटीएम में है। और क्योंकि आपको आंसर लीटर एटीएम में नहीं चाहिए, आपको आंसर जूल में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 101.325 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1 लीटर एटीएम, देखिए ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रहा है। तो 101.325 जूल यहाँ पे लिखा आपने, इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको 101 बना दो भैया, अप्रॉक्स 101 मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 101 मल्टीप्लाई कर देते तो E1 माइनस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 101 इज इक्वल टू E2। तो यहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत, 505। 100 मत पुट कर देना इस बार, क्या आगे अप्रॉक्स में 100 पुट कर दूं क्या, या नहीं 100 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि फिर आंसर बहुत क्लोज है। देखिए दो आंसर है ना, ये दोनों बहुत क्लोज है, और जब दो आंसर बहुत क्लोज हो, साइन दोनों के सेम हो, और तीसरा वाला देखो आपको ऐसे दिया हो, देखिए ये दोनों बहुत क्लोज है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो ये सामान्य ज्ञान क्या कहता है, ये दोनों बहुत क्लोज है, इसका ये तो नहीं होगा, ये सामान्य ज्ञान कहता है ना। और ये अक्सर सही होता है, अक्सर मतलब करीब 85 से 90%। ये खेल जो मैं खेल रहा हूँ, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं ऑप्शन, इसका मतलब ये नहीं होगा। और ये दोनों मैच करें, इसमें एक में माइनस एक में प्लस दिया, और सेम आंसर वाले में दिया, कंफ्यूज करना चाहता है कि इसका माइनस सही है कि इसका प्लस सही है, तो इन्हीं में से कोई होगा। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो फिर ये वाला होगा। मैं सब खेलता हूँ घटना स्तर पे, यकीन मानिए, जब मैं पेपर देता तो ये सब खेलता था वहां पे, और मतलब अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है सब सही होने की। वो क्लास चलती ना आजकल, आओ तुक्का मारना सीखे, उसमें ये नहीं सिखा पाएंगे, उसमें बहुत घटिया तरीके से सिखाते हैं हम। ये तो बहुत लॉजिकल सिखा रहा हूँ आपको मैं। तो बताइए डेल्टा ही समझ में आया, करें आओ तुक्का मारना, आओ अंधी मारना सिखाऊं आपको। डेल्टा ई की वैल्यू आ गई, E2 माइनस E1 की वैल्यू आ गई, चेक कर लीजिए, -505। समझ में आया, लेकिन आपको लॉजिकल बात थी कि नहीं। तो आप देखेंगे ऐसा जब कभी हो, ऑप्शन को जरा ध्यान से देखा करिए, हर ऑप्शन कुछ कहता है, उसको पढ़ना सीख लीजिए। उसको जब पढ़ना सीख लेंगे तो वहां से आपका काफी कुछ मामला बन जाएगा। चलिए, कई बार ऐसा हो जाएगा, मतलब आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा, आपको जल्दी सवाल लग जाए, तो आंसर था -505। चलिए ये कहानी यहाँ पे खत्म। अब आपको फर्स्ट लॉ में क्या क्लैरिटी आ गई, यहां पे आके कहानी होती है खत्म। इतना बहुत है, काफी करा दिया मतलब आपको मैंने। बताइए मेरे को, आपको फर्स्ट लॉ में क्लैरिटी आ गई, वर्कडन में क्लैरिटी आ गई क्या? वर्कडन के सवाल, फर्स्ट लॉ के सवाल अब आप लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? जल्दी से लिखिए, कितना क्लैरिटी आ गई एकदम जबरदस्त वाली, कि अब कैसा भी सवाल आएगा हर टाइप का सवाल मैंने लगा लिया। चलें आगे, ठीक है भाई, इतने पे आ जानी चाहिए। देखिए सारी बातें मैंने आपको करा दी, इतने तरीके के सवाल, कंसेप्ट, सब कुछ, इतना काफी है। अब हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट है एंथैल्पी। अगला कंसेप्ट है एंथैल्पी, पढ़ने जा रहे हैं हम। चलिए भाई, 13 नंबर पे जो अब नई बात सीखने जा रहे हैं वो है एंथैल्पी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से।
अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पर जरा समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या होता है एंथैल्पी, एक लाइन में लिखो। तो आप लिखेंगे एक लाइन में इसकी डेफिनेशन अगर बिल्कुल सटीक, तो ये हीट कंटेंट किसी सिस्टम के लिए अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये लॉजिकल इसका मतलब है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है, जरा देखिए। एच को डिफाइन किया जाता है तो आप देखेंगे एच इज इक्वल टू लिखा जाता है ई प्लस पीवी, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो सवाल उठता है क्या लिखा हुआ है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी, क्या लिखा। आप देखिए जनता पढ़ाएगी इधर उधर आप देखेंगे तो ऐसे लिख दिया जाता है एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। कहते ठीक है डिफाइन हो गया, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट हो रहा है। समझ पा रहे हैं, ये ई क्यों यहाँ पे लिखा है, पीवी कहां से आ गया, है ना, ये प्लस क्यों किया है, ये सब क्या चल रहा है, मतलब ये सब कुछ नहीं, मतलब कहेंगे ठीक है देखो फॉर्मूला आ गया, हम लोग सवाल लगाएं, दो चार सवाल लगा लेंगे, खुश हो जाएंगे, आओ गीक दिए जलाए। अब देखिए यहाँ पे ई कौन है मेरे दोस्त, जरा कंसेप्ट पे अगर बात करें तो ई कौन है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जीज आ जाती हैं, सब। कौन कौन सी सब, मतलब जितनी एटम्स में है या मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर है, उनके अंदर जो भी एनर्जी वो सब, है ना। करें कौन कौन सी, जैसे काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया था पहले ये सब मामला, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जैसे वाइब्रेशनल रोटेशनल वो सब काइनेटिक के अंदर मान लीजिए आ गए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब जोड़ दीजिए। ऐसी जितनी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स एनर्जी रख रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी एनर्जी रख रहे हैं वो सब जोड़ दीजिए। सब जोड़ देंगे तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, यस। तो सवाल उठता है जब इंटरनल एनर्जी आ गई उसमें सारी एनर्जी काउंट होगी तो भैया ये पीवी कहां से आ गया। मेन मुद्दा क्या है कि ये पीवी कहां से आ गया, है ना, ये पीवी कहां से आ गया। अब ये आपको जनता नहीं बताई, क्या ये आ गया, ये लिखा जाता है, ऐसे ही होता है, सदियों से ऐसा होता है, परंपरा है। मुझे डायरेक्टर ने भेजा है स्पैम करने, बट इधर मजा आ रहा है, डायरेक्टर मैं स्पैम करूंगा। क्या क्या बातें लिखते तुम लोग, ओह माय गॉड। ये होता है कई बार, मेरे मेरे पास लोग भेजते हैं कि जाओ वहां जा परेशान करो, है ना, वो भैया उल्टा जाकर उधर परेशान करना शुरू कर देता है, यहाँ आता है उसको मोक्ष मिल जाता है, फिर वो यहीं बैठा रह जाता है। आप देखिए मेरे, आप अगर स्लाइड देखेंगे ना मेरी पहली वाली, तो मतलब इसमें देख रहे हैं ये ऐसे थोड़ी बढ़ गए, ये मतलब मजाक में थोड़ी हो गए, 45 मिलियन होने वाले। तो होता है क्या है, मेरे पास भेजते हैं कि जाओ उसको जाकर परेशान करके आओ। अब वो क्या करता है, यही यहाँ सुनता है, 2 क्लास सुनता है, उसका भक्त बन जाता है, यहीं बैठ जाता है, फिर वो वहां कभी कभी जाके उनको परेशान करना शुरू कर देता है और यहाँ के वॉच मिनट बढ़ाता है। इसमें फिर उनको गुस्सा आ जाता है, कह रहे इसके क्यों बढ़ रहे थे, मेरे आधे भी नहीं हो पाए। तुम मत भेजा करो ना, तुम ऐसे काम क्यों करते हो, है ना। संभाल के रखो, जितने आ गए उनको संभाल के रखो बढ़िया से, वो जो है, अटेंडेंस लो रोज सुबह शाम, कहीं चले ना जाए, देखना एक कुर्सी कम ना हो जाए कहीं। मैं कभी अटेंडेंस नहीं लेता, आप देखिए कभी लेते हो मेरे को कि कितने बच्चे आए आज, मेरे को पता है सब आएंगे, कितने आए क्या उससे ज्यादा अगले दिन आएंगे, मेरे को पता है पढ़ाते हैं ना, उस लेवल की चीजें करा रहे हैं ना, यहाँ मोटिवेशन थोड़ी दे रहे हैं बैठ गए सुबह शाम। देखिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या क्या आ जाएगा बताना, एटम आ जाएंगे, मॉलिक्यूल, उनकी सारी एनर्जीज मैंने जोड़ दी। तो सवाल उठता है पीवी कहां से आ गया भैया। तो ये जो पीवी है ना, इसके बारे में डिस्कशन आपको बहुत कम लोग करते मिलेंगे, ना के बराबर एकदम नेग्लिजिबल लोग इसकी चर्चा करते हैं। बाकी अपना ये लिख करके निकल लेते हैं, कह रहे इंटरनल एनर्जी में जोड़ दो हो जाता है, ये एंथैल्पी है, हीट कंटेंट कांस्टेंट प्रेशर, खत्म, डिफाइन, आगे सवाल लगाते हैं, मस्त रहो। तो आप कहेंगे इसका क्या मतलब, इसको समझते हैं जरा। अब आप जब कुछ ढंग की किताबें पढ़ेंगे तो कुछ जगहों पे इसके बारे में लिखा होगा कि ये पीवी एनर्जी है, इट इज पीवी एनर्जी। इससे भी कुछ क्लियर नहीं होता ये पीवी एनर्जी क्या है भैया। अब देखिए आप थोड़ी और ढंग की अगर किताबें पढ़ेंगे, कंटेंट समझेंगे, तो वहां पे आपको लॉजिक मिलेंगे इसके बहुत सही से। ये कंस्ट्रक्शनल, ये जो लॉजिक है, मतलब ये बिल्कुल जो आपके आसपास भी किताबें होंगी वहां नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो बात बहुत ध्यान सुनिएगा, आसपास जो आप छू पा रहे होंगे किताबें या छूने की सोच रहे होंगे, उन सब में नहीं मिलेंगे आपको चीजें। ये कंस्ट्रक्शनल वर्क है ना। कि नहीं, कंस्ट्रक्शनल वर्क क्या होता है, तो कहेंगे टू कंस्ट्रक्ट या एस्टेब्लिश, टू कंस्ट्रक्ट और एस्टेब्लिश
a system at pressure P and वॉल्यूम V। तो P प्रेशर पे अगर आप वॉल्यूम V वाला एक प्रेशर जनरेट एक सिस्टम जनरेट करते हैं, एक सिस्टम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ध्यान दीजिए वो उसका जो कंस्ट्रक्शनल वर्क है वो है पीवी। कहने क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं, ठीक, यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं भाई, कुछ सिस्टम था ही नहीं, फिर आपने एक सिस्टम बनाया होगा, कुछ एटम्स कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखिए आपने इकट्ठे किए, तो यहाँ पे एक सिस्टम बनना शुरू हुआ। जब ये सिस्टम कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा उसके पहले यहाँ कुछ नहीं था भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो एक यहाँ पे एनवायरमेंट था बस। तो एनवायरमेंट में कुछ कुछ चीज बनी, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल बना या कोई मान लीजिए मेज बनी, कुर्सी बनी, तो मान लीजिए एक सिस्टम आपने कंस्ट्रक्ट किया ना, तो ये जो सिस्टम आप तैयार कर रहे हैं, आइडियल गैस आप भर रहे हैं, तो एक सिस्टम आप यहाँ पे बना रहे हैं। जब आप ये सिस्टम बनाते हैं तो उस सिस्टम को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वो जो कंस्ट्रक्शनल एनर्जी होती है वो जो कंस्ट्रक्शनल वर्क होता है वो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाता है। वो जो कंस्ट्रक्शनल वर्क होता है वो यहाँ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो इंटरनल एनर्जी में ऐड होकर के सिस्टम की टोटल एंथैल्पी डिफाइन करता है। पॉइंट फिर से सुनिए, मान लीजिए यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं, जब कुछ था नहीं तो आपने एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम को हमने जब बनाया तो यहाँ पे एटम्स बनाए, मॉलिक्यूल इकट्ठे किए, ये सब चीजें यहाँ इकट्ठे की, आपने एक सिस्टम बनाया। जब ये सिस्टम आप बनाएंगे तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ पे एक मैटर है, मेटल मेटल नहीं, METAL नहीं, मैटर सब्सटेंस, तो यहाँ एक सब्सटेंस आपने इकट्ठे की। जब ये सब्सटेंस यहाँ पे इकट्ठे करेंगे तो यहाँ पे एक सिस्टम कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा। वो जब सिस्टम नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं था, जब ये कंस्ट्रक्ट होगा तो जो कंस्ट्रक्शनल वर्क होगा इसको बनाने में, है ना, वो होता है पी डेल्टा। यहाँ पे देखकर आपसे कोई पूछे पी कौन है, तो आप कहेंगे ये जो पी है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये जो पी है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। तो ध्यान दीजिए, जब आप सिस्टम को बनाएंगे तो कितने का वर्क डन होगा, पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, है ना। पहले कितना वॉल्यूम था यहाँ सब्सटेंस का, 0, तो V1 कितना हो गया, 0, V2 कितना हो गया, जो फाइनल आपने वॉल्यूम बनाया, मान लीजिए आपने V वॉल्यूम बनाया यहाँ पे, सपोज आपने कितना वॉल्यूम बनाया, V वॉल्यूम, V वॉल्यूम का मैटर तैयार किया यहाँ पे। अब V वॉल्यूम का मैटर आपने यहाँ पे इकट्ठा किया, तो बताइए वो V वॉल्यूम पहले कितना था, 0, तो V2 कितना हो गया, V, और V2 में से V1 माइनस कर दो तो V माइनस 0, और इंटू क्या कर दो, पी एक्सटर्नल, तो पी एक्सटर्नल इंटू V माइनस 0। ये जो कंस्ट्रक्शनल वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम पीवी बोलते हैं। कितना फील आ गया कंसेप्ट, समझ में आ रही बात। तो कोई आज के बाद आप इससे लॉजिकल आपको एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, मतलब जितने आसपास आपके अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, जनता है, किताब में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये क्या होता है, तो आप दो बातें बोलिए उससे, या तो आप सस्ता व्यक्ति उससे बोलिए पीवी एनर्जी है, थोड़ा महंगा व्यक्ति है तो उससे बोलिए ये कंस्ट्रक्शनल वर्क है। जब सिस्टम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा तो जो वर्क किया जाता है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, वॉल्यूम बी वाले सिस्टम को बनाने के लिए, है ना, पी एक्सटर्नल प्रेशर है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट बनाने के लिए, तो ये जो वर्क हुआ है ये सिस्टम के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये भी सिस्टम की खुद की एक एनर्जी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए पहले सिस्टम बनेगा, तो जब सिस्टम स्टैब्लिश होगा तो उसके अंदर ये कंस्ट्रक्शनल एनर्जी स्टोर हो गई, है ना, बनाने की वजह से एनर्जी स्टोर हो गई। फिर जब वो बन गया तो उसके अंदर जो एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, जब एटम्स मॉलिक्यूल सब आपने इकट्ठे कर लिए तो उनके अंदर जो एनर्जीज आई, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, वो सब आपने यहां लिख दी। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो टोटल हीट कंटेंट आ जाएगा जो सिस्टम के अंदर स्टोर्ड है, और वो कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन कर दिया आपने। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं। तो यहां से डिफाइन हुआ है एच की वैल्यू। फील आ गया तो एक बार तोड़िए फटाफट, फिर आगे बढ़ा जाए। अब एच के बारे में कुछ और बातें हम लोग समझते हैं, इतना मेरे ख्याल से क्लैरिटी के लिए काफी। तो अब हम लोग 14 नंबर स्लाइड पे समझते हैं जरा कुछ और बातें इंपॉर्टेंट। मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िए, और हर लाइन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा लॉजिकल तरीके से। पहली लाइन लोग लिख देते हैं यहाँ पे एच इज अ स्टेट फंक्शन। अब धीरे धीरे मामला जहरीला होता जाएगा। और दूसरा आपको लिखा मिलेगा एच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप इधर उधर किताबें पढ़ेंगे तो ये सब लाइनें आपको मिलेंगी लिखी हुई, जनता भी बताती है। कहने फिर डेल्टा एच कैसे निकालते हो, कहने डेल्टा एच निकालने का तरीका सिग्मा एच फाइनल माइनस सिग्मा एच इनिशियल। और अगर एक ही सब्सटेंस है तो सिग्मा हटा दो, अगर रिएक्शन है तो सिग्मा लगा देंगे, और एक ही सब्सटेंस सिग्मा हटा दो, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल लिख लो फिलहाल। फिर कह देंगे इससे डेल्टा एच निकल आएगा। कहने अच्छा और बताओ, कहने और सब बढ़िया, कंसेप्ट बताओ। अच्छा अच्छा, वी कैन measure the absolute
एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। एक लाइन ये लोग लिख देते हैं, बट वी कैन कैलकुलेट the enthalpy change of the system. Enthalpy change of the system. कहते हैं हो गया, कह रहे हाँ खत्म हो गया, मेरा इतना ही था। कह रहे और कुछ हो तो बता दो, कह रहे एक और है तो बता दूं क्या, कह रहे हाँ डेल्टा इस साइक्लिक प्रोसेस का शून्य होता है। कह रहे बहुत बढ़िया, कह रहे क्यों होता है, क्योंकि होता है। इतना कह के लोग निकल लेते हैं, कह रहे सब हो गया। इतने में इतिहास की तरह देखिए कैसे पढ़ाते हैं, कहेंगे एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है, ठीक, ये स्लाइड खत्म, ये पूरा गायब। एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी, नेक्स्ट स्लाइड। एच इज स्टेट फंक्शन है, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, एच स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ऐसे निकाली जाती है। हम ये मेजर नहीं कर सकते, हम ये मेजर कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। कोर्स खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं होगा कोर्स खत्म। लेकिन यकीन मानिए 2 लोग और खत्म हो रहे हैं, 2 लोग और खत्म हो रहे हैं समझ रहे हैं, और वो कभी नहीं पनप पाएंगे फिर, जो 2 लोग खत्म हो रहे हैं। आप कंसेप्ट समझिए, एक एक लाइन को समझते हैं जरा। एच इज स्टेट फंक्शन, वो बोल रहा है भाई साहब एच स्टेट फंक्शन है, पूछा गया क्यों, समझिए। उसने बोला एच स्टेट फंक्शन है, पूछा क्यों, तो क्या बोलेंगे, है तो है तो है वाली जनता बहुत खतरनाक है भैया। अब है तो है, देखिए एच को आपने डिफाइन कैसे किया, ई प्लस पीवी। अब जरा सुनना ध्यान से, यहां पे कोई आपसे पूछे भाई साहब इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। करे प्रेशर कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। P1 P2 V1 V2 डिफाइन है। वॉल्यूम कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन आपको दो ध्यान रखना है, W और Q। अब मेरे को एक बताइए, ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, तो मेरे दोस्त अगर एक स्टेट में मैं डिफाइन करूंगा तो ये E1 होगा, ये P1 होगा, ये V1 होगा, दूसरी स्टेट पे ये E2 होगा, ये P2 होगा, ये V2 होगा। तो जब ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, तो फिर इसको इसके फॉर्म में जब लिखा है तो ये भी स्टेट फंक्शन। हेलो, क्या पहला पॉइंट क्लियर है? तोड़ते जाएगा लेकर, बातें समझ में आ रही, फील आ रहा को कंसेप्ट का। मैं सिर्फ लिखवा नहीं रहा हूं कि भाई लिखा और अंडरलाइन करके पढ़ा दिया, वो वाला चक्कर यहां नहीं चलता भैया। एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बार पढ़ेंगे बस फाइनल हो जाएगा। कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है ना, तो लिखा ऐसे नहीं, समझाएंगे उसको। कहेंगे भाई साहब एच इज इक्वल टू क्या होता है, ई प्लस पीवी। कह रहे यस। कह रहे फिर क्या हुआ, कह रहे बताइए अगर आप मैटर लेते हैं ना, मैटर, तो अगर आप इतना मैटर लेते हैं और एक बार आप इतना मैटर लेते हैं, अगर आप अलग अलग मैटर लेते हैं तो उसमें एटम्स भी अलग अलग होंगे। वही इतने मैटर में कम एटम आएंगे, इतना मैटर आप चेक करते हैं सैंपल का, सैंपल वही है, सेम सैंपल का इतना मैटर लीजिए और सेम सैंपल का इतना मैटर लीजिए। जब हम मैटर को बदलेंगे कम और ज्यादा, तो बताइए वॉल्यूम भी तो बदलेगा, यहाँ वॉल्यूम अलग है, यहाँ वॉल्यूम अलग है, तो जो कंस्ट्रक्शनल वर्क होगा यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो यहाँ जो पीवी स्टोर होगा वो यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो बताइए ये दोनों बदल जाएंगे, ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ बदल जाएगा क्योंकि वी बदल गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे वी अलग है, यहाँ मैटर कम है, यहाँ मैटर ज्यादा है, तो इसका वी ज्यादा है, इसका वी ज्यादा तो इसका ये टर्म ज्यादा है, ये टर्म ज्यादा तो ये भी टर्म ज्यादा है। यानी कि कंस्ट्रक्शनल एनर्जी जो स्टोर हुई है वो यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ मैटर ज्यादा है, एटम ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है। और बताइए जब एटम ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो उनके अंदर रोटेशनल काइनेटिक वाइब्रेशन सब जोड़ेंगे। जब आप यहाँ 10 मॉलिक्यूल है, यहाँ 500 मॉलिक्यूल है, तो बताइए 500 मॉलिक्यूल में क्या इंटरनल एनर्जी ज्यादा नहीं होगी फिर? जब आप ये जोड़ेंगे 500 मॉलिक्यूल, 500 एटम यहाँ भरे हुए हैं, एक जगह 10 ही एटम है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जोड़ोगे, पोटेंशियल जोड़ोगे, रोटेशनल जोड़ोगे, तो क्या अंतर नहीं आएगा? एक बार आप इतना सा सब्सटेंस ले रहे हैं, एक बार इतना सब्सटेंस ले रहे हैं, तो उनके अंदर एटम अलग अलग है, तो उनके अंदर जब एटम ही अलग अलग है तो उनकी एटम्स की काइनेटिक पोटेंशियल ये सब एनर्जी भी अलग अलग होगी भैया। हेलो, इसका मतलब ये हुआ जब आप मैटर चेंज करते हैं सैंपल वही रखिए, लेकिन जब आप मैटर कम ज्यादा लेते हैं तो इसको ई को फर्क पड़ता है, वी को भी फर्क पड़ता है। ध्यान दीजिए, ई को भी फर्क पड़ता है, वी को भी फर्क पड़ता है। तो मेरे दोस्त मैं क्या कहूंगा, ये जो ई है ये बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि ये कैसा है, मैंने आपको बताया था, बताइए ये कैसा है, ये कैसा है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? तो आप कहेंगे ये तो डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव है। बता चुका हूं ये सब बातें मैं आपको, ठीक है। कोई पूछेगा भाई साहब वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम, पी नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो आप कहेंगे वॉल्यूम भी कैसा है, बताया था आपको, एक्सटेंसिव होता है, फर्क पड़ता है इसका, प्रेशर इंटेंसिव होता है। तो जरा बताइए अगर ये वाला एक्सटेंसिव इसको फर्क पड़ता है तो इसको भी पड़ेगा। ये कांस्टेंट बैठा हुआ है, इसको फर्क पड़ता है इसको भी पड़ेगा, और इसको फर्क पड़ता है तो इन दोनों को भी पड़ेगा, इन दोनों के समेशन को भी पड़ेगा तो इसको भी पड़ेगा। तो एच भी कैसा फंक्शन हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कितने लोगों को समझ में आई बात? हेलो, क्लियर? ठीक है बात, अगले पे आइए।
अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कहता है कि मेरे दोस्त यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू निकाली एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, है ना, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। कह रहे ये क्यों लिखा तुमने? कह रहे क्योंकि स्टेट फंक्शन है। देखिए ये दोनों बातें प्रूव हो गई। अब ये दोनों प्रूव हो गई तो इसी से ये वाला प्रूव हो जाएगा। बताइए जो फाइनल स्टेट होगी तो उस पर एंथैल्पी अलग होगी, इनिशियल स्टेट होगी तो उस पर एंथैल्पी अलग होगी, तो एंथैल्पी का चेंज निकाल सकते हैं फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, क्योंकि स्टेट फंक्शन। क्लियर? ठीक है। आखिरी लाइन पे आइए, वी कैनॉट मेजर, ये वाला पॉइंट आखिरी पॉइंट पे आइए। आखिरी पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट समझ में आया कैसे लिखा? ये हमेशा थोड़ी लिख सकते हैं आप, हमेशा ये तब लिख सकते हैं जब ये स्टेट फंक्शन प्रूव्ड हो। और जब ये स्टेट फंक्शन प्रूव है तो भैया एच फाइनल यानी कि एच टू अलग होगा, क्योंकि ये सब ये स्टेट फंक्शन है। एच वन अलग होगा तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, एच टू माइनस एच वन। वी कैन नॉट मेजर द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, यानी कि हम एब्सोल्यूट एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं, हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। कह रहे डेल्टा एच तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन एंथैल्पी एच नहीं निकाल सकते। कह रहे कैसे, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बताना, अगर आपने यहाँ पे एक सब्सटेंस लिया, सपोज आपने मैटर लिया, इस मैटर के अंदर मान लो 1000 एटम्स है, इसके अंदर 1000 एटम है, तो क्या एक एक एटम की आप इंटरनल एनर्जी पता कर पाओगे? बताइए, इसके अंदर 1000 एटम्स पड़े हुए हैं, हजारों मॉलिक्यूल है मान लीजिए, तो क्या एक एक मॉलिक्यूल के पास आप जाओगे, पूछोगे भाई साहब आपके पास क्या इंटरनल एनर्जी है? मतलब एक एक मॉलिक्यूल के पास, एक मॉलिक्यूल के पास आप गए, आपने पूछा भाई साहब अपनी काइनेटिक बताओ, अपनी पोटेंशियल बताओ, अपनी रोटेशन सब बताओ, तुम तो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सब एनर्जी। फिर अगले के पास गए, फिर अगले के पास गए, एक भी मॉलिक्यूल छूट गया तो गलत आंसर आएगा। और अगर एक मॉलिक्यूल आपने पकड़ा और उसकी गलत एक एनर्जी ले ली, कोई भूल गए एनर्जी, तो भी गलत आंसर आएगा। तो ई मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है, ई मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। और अगर ई नहीं मेजर कर पा रहे तो मेरे दोस्त एच कहां से मेजर कर लोगे? क्योंकि एच मेजर करने के लिए पहले ई मेजर करना पड़ेगा। फील आ रहा तो थोड़ा करिए भैया। ठीक है, तो बताइए क्या हम डेल्टा एच समझ पा रहे हैं? लॉजिक क्या है हर लाइन का? मैं ये नहीं कर रहा हूं बैठ के ये ऐसे 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 ना, ये मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूं लेकिन आज भी अंडरलाइन नहीं करता हूं। वो तो पढ़ाना सीखो ना तुम, आज तक कर क्या रहे थे तुम, है ना, कर क्या रहे थे आज तक? 30 साल क्या किया? वेस्ट हो गए तुम्हारे 30 साल। अब देखो, अब इस्तीफा दे दो, अब इस्तीफा देंगे कहीं तो देखना तुम। अब देखा साइक्लिक प्रोसेस पे जीरो क्यों है? ध्यान दीजिए, साइक्लिक प्रोसेस पे जीरो ये क्योंकि जब साइक्लिक प्रोसेस आप कराते हैं ऐसे, तो मेरे दोस्त ये देखिए साइक्लिक प्रोसेस यहां से चला, यहां से कंप्लीट हो गया, तो यही इनिशियल स्टेट है, यही फाइनल स्टेट है ना? अगर आपसे पूछे बताओ ये क्या है, तो कहेंगे ये इनिशियल स्टेट है। कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस है तो यही क्या, यही फाइनल स्टेट है। क्या साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हमेशा रिंग बनाओगे, ऐसे साइकिल बनाओगे क्या? क्या हमेशा साइकिल? अच्छा, ये भी कई लोग समझते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है। अरे ये नहीं होता, क्या आपको बताया नहीं गया था क्या ये ऐसा भी, तो ये भी तो साइक्लिक प्रोसेस है। क्या इस पे सवाल नहीं लगाया आपने? क्या आपसे ट्रायंगल बना दे तो क्या ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है? ये भी तो साइक्लिक प्रोसेस कोई भी बनाइए तो इनिशियल स्टेट विल बी फाइनल स्टेट, है ना? और अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट दोनों मैच कर जाती हैं तो मेरे दोस्त जो स्टेट फंक्शन है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट वही है जो फाइनल स्टेट है। और जिनको स्टेट पे फर्क पड़ता है वो आंसर सेम देंगे, यानी कि एच फाइनल एच इनिशियल सेम आएगा क्योंकि स्टेट फंक्शन है। और अगर ऐसा है तो इनमें चेंज भी जीरो आएगा क्योंकि वो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल फाइनल के बराबर है। क्लियर है मामला? क्लियर है तो खटाखट मोटा देखा, इस सारे पॉइंट क्या क्लियर एक लाइन से? मतलब मैं जो बातें लिख रहा हूं सबका कंक्रीट जवाब है। चलिए अगला पॉइंट, कैलकुलेशन की तरफ बढ़े। एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी आ चुका है। यहां पे आप समझना शुरू करेंगे तो मान लीजिए स्टेट नंबर 1 लिया आपने, ठीक है, स्टेट नंबर 1 पे आप चर्चा करेंगे तो आप लिखेंगे H1, यहां पे लिखेंगे E1, यहां पे लिखेंगे P1, यहां पे लिखेंगे V1। ठीक है, स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट स्टेट मान लीजिए 1 से 2 पे आप गए और स्टेट नंबर 2 पे आप गए तो आपने कहा H डिफाइन हो गया H2, E डिफाइन हो गया E2, P डिफाइन हो गया P2 और V डिफाइन हो गया V2। भाई स्टेट फंक्शन है तो सब बदलेंगे ना, ये भी स्टेट, ये भी स्टेट, ये भी स्टेट, ये भी स्टेट, सब बदल गए। बदल गए तो आप चेंज निकाल लो भैया। तो जब चेंज निकालेंगे तो आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए, और क्या करेंगे, H2 माइनस H1, E2 प्लस P2 V2 माइनस, सॉल्व करें इसको, E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1। क्लियर? इसको आप चाहें तो आगे चल के डेल्टा ही लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो आप आगे चल के डेल्टा एच लिख सकते हैं। क्लियर है तब हमने सभी के? और इसको आगे चल के जो लास्ट वाली बात बच गई, इसको भी आगे चल के आप कुछ लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई
और ये किसमें परिवर्तन हुआ है? पीवी मल्टीप्लिकेशन में। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ पीवी। देख लीजिए जितनी बातें लिखी गई इनमें से किसी पे भी सवाल बन सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, कहीं से किसी पे भी सवाल आ सकता है। अच्छा, ये जो फाइनल वर्डिक्ट आया है, इस फाइनल वर्डिक्ट पे आप कुछ और चर्चा भी कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझा सकते थे। दूसरा तरीका कौन सा भैया? तो दूसरा तरीका ये मेरे दोस्त कि एच इज इक्वल टू क्या है? ई प्लस पीवी। ठीक है, तो आप डेल्टा अप्लाई कर दीजिए सीधे, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। तो बात को आप सीधे भी समझा सकते हैं, ये लीजिए सीधे आ गया। तो ऐसे भी यही खेल है, और ऐसे खेलें तो आपको दिख जाता है कंसेप्ट पूरा, तो भी यही खेल है। तो क्या हर तरीके से बात एक्सप्लेन हो रही है? ये पॉइंट, यही लीडिंग इक्वेशन है। अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब मेन इक्वेशन कौन है, तो आप कहेंगे ये मेन इक्वेशन है, ये 100% करेक्ट है इन ऑल प्रोसेसेस, ये 100% करेक्ट है, हर सवाल में करेक्ट है ये ऑलवेज। लेकिन लोग ये वाली पढ़ते नहीं है। लोग पढ़ते होंगे, आपने भी पढ़ा होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप पढ़ते होंगे डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, पढ़ते हैं? ठीक है, वो ज्यादा पढ़ते हैं। तो इसके दो केसेस बनते हैं, उन पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में, है ना? अभी लोग बहुत तनाव में आ चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन मेन केस ये है, ध्यान दीजिए, मेन कंसेप्ट अगर आपसे कोई पूछे तो मेन कंसेप्ट मेरे दोस्त ये लीडिंग कंसेप्ट है, 100% करेक्ट ऑलवेज। इसके आगे दो केस बनाएंगे, एक और दो, एक कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा एच निकालेंगे दो बार। ठीक है, छुट्टी ले लो, हाँ तुम छुट्टी चले जाओ, छुट्टी चलो, आना मत लौट के गुरु तुम। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज। होली कल भी आना, कल फिर होली बधाई देना, कल क्लास है ना, कल क्लास में आप बधाई देना। अभी कैसे? कल आना। ठीक है, पीछे के दरवाजे से निकल लीजिए, आवाज मत करिएगा, है ना? और जो भैया स्पैमर आया हो वो 10 रुपए लौटा देना, अगली क्लास में बैठ जाना यहीं पे। अगर मान लीजिए कोई किसी और क्लास से आप आए हैं ये करने के लिए, तो 10 रुपए लौटा दीजिए, है ना? कह दीजिए मेरा हो गया, अब मैं, हाँ अब मैं वहीं रहूंगा। ठीक है, उनको 10 रुपए लौटा दीजिए, कह दीजिए आपको पेटीएम कर दूं, पेटीएम कर दीजिए। पहले मेरे साथ एलन में ऐसा होता था, केमिस्ट्री फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री रिटर्न हो जाती थी, अब जा रही है अंदर। रजत सैनी, रजत सोनी जे स्टार, हैप्पी होली चाचा जी, धन्यवाद भाई। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा, सितारों ने आसमान सलाम भेजा, मुबारक आपको होली का त्योहार, दिल से पैगाम भेजा। भाई जरीले जरीले दे रहे हो यार तुम लोग। ये लो नीट चाय वाला आ गया, लो भाई साहब, इसी करके पढ़ते रहो भैया, नहीं तो ये देखो स्मॉल 5 और लार्ज यही चल रहा फिर आगे। समझ रहे हो? चलिए, ओके भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज कल इवनिंग में ऐसा टाइम रखिएगा, इवनिंग में नहीं रखेंगे कल क्लास, सुबह ही रख लेंगे, खत्म कर लेंगे, समझो मेरी बात। कल भैया सुबह सुबह क्लास है ना आपकी, तो चेंज मत करिए टाइम फालतू में, सुनिए मेरी बात, है ना? सुबह सुबह क्लास करिए, मुक्त हो जाइए 11 बजे आराम से। शाम हम की रखेंगे तो फालतू में इधर उधर डिस्टर्बेंस होगा। सुबह सुबह कोई कुछ नहीं करता, है ना? मॉर्निंग में जैसी है वैसी रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। 9:30 पे आइए, 11 बजे तक छोड़ देंगे डॉट एकदम, है ना? आराम से उसके बाद आप जाइए, जो करना है करते रहिए, समझ रहे हैं? पीछे सर की क्लास, पीछे सर से कहते हो ना थोड़ा सा पहले लेने। हाँ, तो 11:30 पे, तो 11:30 से 1 के बाद फ्री हो जाना, उसके बाद 1 बजे से लेकर 6 बजे तक 8 बजे तक खेलते रहना बैठ के होली। पीछे सर से कह दो या तो जल्दी ले लें, 8 बजे से ले लें, 8 से 9:30 ले लें, फिर तुम 9:30 से 11 फ्री हो जाओगे। क्योंकि सुबह जल्दी फ्री कर देंगे, बीच में क्या करोगे ना, बीच में क्या करने का मतलब है यार? वो एकदम से मेरे रीशेड्यूल 1 2 3 पहले हो गए, तो मैं अभी रीशेड्यूल कर नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो? तो अगर पीछे से बोलना करूं कि बच्ची हो रीशेड्यूलिंग, लिमिट होती है उसमें एक। और वैसे मेरे ख्याल 9:30 से 11 मेरे को उतनी ज्यादा मैं लंबी कुछ ले नहीं रहा हूँ। 11 बजे डॉट छोड़ दूंगा आपको, ठीक है? सुबह ही रखेंगे क्लास, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है? चलो।